हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो के अंदर हम एचपीएससी हरियाणा सिविल सर्विसेज 2024 सीसेट पेपर का डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। ये सॉल्यूशन आपके एचपीएससी के सभी स्क्रीनिंग एग्जाम जैसे हरियाणा सिविल सर्विसेज असिस्टेंट इंजीनियर लेक्चरर एग्जाम उन सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। इस सॉल्यूशन की पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप एचपीएससी एईपीडब्ल्यूडी एईजेई सिविल क्लब हरियाणा या एचपीएससी लेक्चरर इन सभी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा। इन टेलीग्राम ग्रुप के साथ आप जुड़ सकते हैं और आपका कोई डाउट होता है तो वो डाउट भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आप हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम करके यूट्यूब चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है भाई, हम इसका सोल्यूशन करने लग रहे हैं। सोल्यूशन करने का पर्पज हमारा ये है कि भाई हमें ये पता चल जाए आपका जो एक्चुअल एग्जाम होगा उसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो हो सकता है मैं टाइम बचाने के लिए जो सेम टाइप के 2 क्वेश्चन आएंगे 3 क्वेश्चन आएंगे उनमें से केवल एक का ही आपको सॉल्यूशन करवाऊं, या भाई केवल फॉर्मूला लिख के उस वाले क्वेश्चन को मैं छोड़ दूं। ऐसा हम अपना टाइम बचाने के लिए करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। आफ्टर मेल्टिंग टू मेटेलिक स्पेयर, भाई 2 स्पेयर हैं उनको आपने क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। कितना डायमीटर उनका दिया हुआ, 15 सेंटीमीटर। आपने फिर उनसे क्या बनाई, वायर बनाई है। डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.2 सेंटीमीटर। वट वुड बी द लेंथ ऑफ वायर सो ऑब्टेन। आपको दोनों की वॉल्यूम को मैच करवाना है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। वायर यानी कि सिलेंड्रिकल शेप होती है वायर की। तो जो स्पेयर की वॉल्यूम होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो स्पेयर होता है उसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई r क्यूब। 2 स्पेयर हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। डायमीटर 15 है तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा, 15/2 इज इक्वल टू सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है, पाई r स्क्वायर h। पाई r स्क्वायर रेडियस कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 0.2, तो रेडियस हो जाएगा 0.1 r स्क्वायर। जो सिलेंडर की हाइट कह लो आप या आप सिलेंडर की लेंथ कह लो वो आपको निकालनी है। तो पाई से पाई कट जाएगा, इन सारी चीज़ों से ये सारी चीज़ें कट जाएंगी। तो आपका जो एच है वो कितना, अच्छा आपको यूनिट का भी ध्यान रखना है। यहाँ हमने रेडियस किस में रखा है, सेंटीमीटर के अंदर रखा है। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो सेंटीमीटर में, लेकिन आपसे आंसर किसने पूछा है, इसने आंसर इसने आपसे पूछा है मीटर के अंदर। तो जो आपका सेंटीमीटर में आंसर आएगा उसको आपको 100 से डिवाइड करना है और आपका आंसर आ जाएगा 2250 मीटर। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी। मैं आपको बस फॉर्मूला लिख के बताऊंगा, कैलकुलेटर के अंदर आप इसको फटाफट कर सकते हो। पेपर के अंदर आपके पास सफिशियंट टाइम मिलेगा। मैथ के और जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उसके लिए आप मान के चलो आपके पास कम से कम 1.5 मिनट का टाइम अवेलेबल रहेगा, क्योंकि जो नॉर्मल जीके जीएस के क्वेश्चन है उनको आप जल्दी कर दोगे। ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, जो भाई लेक्चरर वगैरह एग्जाम है, असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम है, जिनके लिए सिलेबस चेंज हुआ है। अगर आप हरियाणा सिविल सर्विस की तैयारी करते हो तो आपका तो सेपरेट सी सेट का पेपर आएगा ही आएगा। तो आपके लिए तो सफिशियंट टाइम रहेगा ही रहेगा, क्योंकि भाई आपको तो मिनिमम मार्क्स इसके अंदर लेके आने होते हैं। लेकिन जो असिस्टेंट इंजीनियर लेक्चरर वाले स्टूडेंट हैं वे आप मान के चलो आपके पास 1.5 मिनट के आसपास ये क्वेश्चन को करने के लिए टाइम होगा और आप इस इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसके अंदर फादर और सन की जो भाई एज का रिलेशनशिप दे रखा है और आपको बताना उनकी प्रेजेंट एज क्या है। तो 9 साल पहले फादर वाज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन एंड 10 ईयर हैंस। और पहले एक बार तो आपको 9 साल पहले बता दिया और एक 10 साल बाद बता दिया। तो परसेंटेज हम मान लेते हैं फादर की एफ होगी, सन की एस होगी। ठीक है, तो 9 साल पहले चलते हैं। F-9 डिवाइड बाई S-9। इनकी एज का रेशो आपको दे रखा है 9 टाइम। फादर उसका 9 टाइम्स ज़्यादा था। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, यानी कि प्रेजेंट है 10 साल बाद, ही विल बी 2 ईयर मोर। तो 10 साल बाद फादर की एज होगी F+10 इज इक्वल टू ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। लड़के की उम्र कितनी होगी, S+10 +2 से 2 साल ज़्यादा। तो 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं, इसको आप इजीली सोल्व कर सकते थे। तो पहली इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, F-9 इज इक्वल टू 9S-81। तो आप इसको लिख सकते हो F-9S इज इक्वल टू -72। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, F-2S इज इक्वल टू 20 2 22, 22 में से 10 गए 12। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। सेकंड इक्वेशन है F-9S इज इक्वल टू -72। अब यहाँ माइनस लगा दो तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो F से F कट गया। ये आ गया 7S इज इक्वल टू 72 + 12 कितना होता है, ये 2 और 2 4, 7 और 1 8। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। सन की एज कितनी आ गई, सन इज इक्वल टू 12। और फादर अगर आपको बताना हो सन 12 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सन इज इक्वल टू 12 ही। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। फादर की एज आपको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सेकंड का आंसर हो जाएगा डी। तो इजीली आप इसको सोल्व कर सकते थे।
तो जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट है, जो लेक्चरर का एग्जाम देने लग रहे हैं, असिस्टेंट इंजीनियर का देने लग रहे हैं, तो उनके लिए तो चीज़ें आसान रहने वाली हैं। इस वीडियो से आपको बस ये क्लियर हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, और आपको ये भी देखना कि भाई आप उस वाले क्वेश्चन को कर भी सकते थे कि नहीं कर सकते थे। थर्ड क्वेश्चन है, सुरेश लेंट ए सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट इन सच ए वे दैट इट अमाउंट टू 3 टाइम्स इन 4 ईयर। सुरेश ने कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर अपने रुपए दे दिए और 3 साल, वो 4 साल के अंदर वो 3 टाइम्स हो गए। और हाउ मच टाइम शुड ही इन्वेस्ट इज मनी सो दैट ही गेट बैक एन अमाउंट विच इज 9 टाइम दिस सम ऑफ मनी लैंड बाय हिम। तो 4 साल में कितने गुना होने लग रहे हैं? 3 गुना होने लग रहे हैं। तो 9 गुना होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको 2 टाइम्स उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, तो 4 2 जा 8, उसको 8 साल के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ताकि वो डबल हो जाएं। एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है भाई? 100 रुपये है, मान लो 2% का इंटरेस्ट है। 100 इंटू 2 कितने हो गए आपके? मतलब 2 रुपये आपके पहले साल बढ़ गए, फिर दूसरे साल कितने बढ़ेंगे? 100 इंटू 2%, यानी कि 2 रुपये आपके दूसरे साल बढ़ गए। ऐसे आपके रुपये बढ़ते चलेंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है भाई? पहले साल आपके 2% रुपये बढ़े, कितने हो गए आपके? 2 रुपये बढ़ के हो गए आपके 102 रुपये। दूसरे साल आपके क्या होंगे? 100 पे नहीं बढ़ेंगे, 102 के 2% बढ़ेंगे आपके। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 2.04 हो जाएगा। तो आपके रुपये बढ़ के हो जाएंगे 104.04। ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। और इसके अंदर आपको याद रखना है 3 गुना होने लग रहे हैं 4 साल में, तो 9 गुना होने में, यानी कि 3 का स्क्वायर। अब दोबारा 3 का 9 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? जो शुरू में टाइम लग रहा है उसका डबल, यानी जितना इसका स्क्वायर दिया हुआ है। अगर आपसे ये पूछ लेता भाई 27 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, तो 4×3 = 12 साल लगते हैं, क्योंकि 3 की पावर वो 3 होती है 27। ठीक है, तो 27 गुना होने में उसको केवल 12 साल लगते। इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का आसान क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। ए शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ 3 आइडेंटिकल आर्टिकल फर्स्ट 60% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार के पास 3 सामान है। पहले आइटम उसने 60% ज़्यादा रखा है कॉस्ट प्राइस से, सेकंड रखा है उसने 45% ज़्यादा, और जो तीसरा आइटम है वो उसने 40% ज़्यादा रखा है कॉस्ट प्राइस से। अगर वो डिस्काउंट देने लग रहा है 25% पहले पे, 20% दूसरे पे और 15% तीसरे पे, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा? तो तीनों आइटम का रेट मान लो 100 रुपये। ठीक है, तो पहला वो कितने पे लिखा है उसने? 160 पे। दूसरा उसने लिखा 145 का रेट लिखा। तीसरे का रेट लिखा उसने 140। अब देख लेते हैं डिस्काउंट कितना देने लग रहा है। पहले पे दे रहा है 25% का डिस्काउंट, यानी कि 25% होता है 1/4, यानी कितने पे बेच रहा है उसको? 3/4 पे बेच रहा है वो। 160 गुणा में 3/4, यानी 75% पे बेच रहा है। दूसरे पे 20% का डिस्काउंट है, यानी कि 20 होता है 1/5, है ना? 20/100 1/5। तो कितने पे बेच रहा है ये इसको? 4/5, 145 इंटू 4/5। तीसरे पे 15%, 15% कितना होता है? 3/20, यानी कितने पे बेच रहा है इसको? 17/20। उसका ओवरऑल प्रॉफिट बताना है आपको। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 3 आइटम की कितनी होगी? कॉस्ट प्राइस तो 300 हो गई, और बेच कितने में रहा? पहले को आप निकाल सकते हो। 40 दिए 120, और इसको करोगे कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 नीम 45, इसको मल्टीप्लाई करोगे 9 चौक 36, 4 दूनी 8 और 3 11, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? 7, 7 से 49, 7 और 4 11, तीनों को आप ऐड कर दो। ये कितना आ जाएगा? 9 और 6 15, 1 2 और 2 4, हासिल लागी 1 5। ठीक है, फिर 1 2 और 3, 355। 300 का सामान वो 355 में बेच रहा है। प्रॉफिट कितने का हुआ? 55 का। कॉस्ट प्राइस कितना है? 300। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना प्रॉफिट आ गया उसका? 3 एकम 3, 3 अठे 24, बचा 1 18, 1/3। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस वाले क्वेश्चन को आप ये मान के चलो 1.5 से 2 मिनट के अंदर कर सकते हो। सी सेट के अंदर तो क्या होता है भाई? सिंपली आपको क्वालिफाई करना होता है, लेकिन असिस्टेंट इंजीनियर, लेक्चरर या दूसरे इस टाइप के जो एग्जाम हो उसके अंदर आपको टॉप करना, तो आपको सभी मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन करने ही करने पड़ेंगे। तो आसान क्वेश्चन था लेकिन लेंदी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन। अच्छा, और आपके जो लेक्चरर का एग्जाम है, असिस्टेंट इंजीनियर का या ट्रेजरी ऑफिसर का है या वो अटॉर्नी वाला पेपर है, सभी के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, और इससे मुश्किल भी आ सकते हैं। आसान की उम्मीद आप मत लगाना। 5th नंबर क्वेश्चन,
ग्रुप ऑफ टूरिस्ट हैं, वे ऑस्ट्रेलिया को अच्छा ऑस्ट्रेलिया से ग्रुप ऑफ टूरिस्ट दिल्ली को विजिट करते हैं फॉर साइट सीइंग, भाई देख घूमने फिरने आते हैं। एक दिन 1/3 जो टूरिस्ट होते हैं वो कुतुब मीनार के अंदर जाते हैं। 4 टाइम द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट रेड फोर्ट के अंदर जाते हैं। और रिमेनिंग 18 टूरिस्ट करता हुआ पथ को देखने के लिए जाते हैं। तो टोटल कितने टूरिस्ट थे? तो देखो 1/3 आपके कहाँ गए? कुतुब मीनार देखने। 4 टाइम द स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर, 4 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर किसको देखने के लिए गए? रेड किले को देखने लगे। और बचे कितने? बचे आपके 18। तो टोटल में से आप इसको माइनस कर दो, 1/3 ऑफ टोटल माइनस 4√t, कितने बचे? 18। तो सिंपल आपकी इक्वेशन बन गई। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा टोटल कितने पर्यटक थे। अब इसके अंदर आप सोल्व कैसे करोगे? इसके अंदर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसके अंदर आपकी क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो t माइनस टी बाई 3 करोगे तो 2t माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 4√t इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप उधर ले जाओ 4√t को, तो ये कितना आ जाएगा? 4√t हो जाएगा। अब दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना, दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना। अच्छा, एक इसका आसान तरीका क्या है? अगर आपको क्वाड्रेटिक समझ नहीं आने लग रही, आप क्या कर लेना, जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन से आपको इसको सोल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो हम एक एक करके पुट करने की कोशिश करते हैं। देखो 69 का स्क्वायर रूट हो सकता है? जी नहीं हो सकता। 75 का हो सकता है? जी नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन तो हमने सीधे सीधे एलिमिनेट कर दिए। फिर 81 और 64, हम 81 को पुट करके देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो 81 को आप पुट करके देखोगे तो इक्वेशन हमारी क्या बनने लग रही है? इस वाले इक्वेशन के अंदर हमें पुट करना। ठीक है, t माइनस टी बाई 3 यानी कि 2t/3, 2 इंटू टोटल हमने कितने माने हैं? 81 डिवाइड बाई 3 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना होगा? 9 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 27, 27 दूनी 54, 54 में से 36 गए तो कितने बचे? 18 बचे आपके। तो पहला हमारा मैच करने लगा, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करोगे ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको ऑप्शन पुट करके देख लेना। और दो तो हमने सीधे सीधे एलिमिनेट कर लिए, भाई इनका स्क्वायर रूट नहीं होने लग रहा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो। 6th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ए मैन ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए इन वन स्टेट टू पॉइंट बी इन अनदर स्टेट बाय ए ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक पर्सन है भाई, ए से बी की तरफ जाता है, 90 किलोमीटर की स्पीड से रेल चलने लग रही है। एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट बाय अनदर ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, जाते टाइम तो स्पीड थी 90, आते टाइम थी 72। एवरेज स्पीड क्या होगी भाई? इन दोनों के बीच की होगी कुछ। अच्छा, वो तो सारे ऑप्शन उन्हें बीच के ही दे रखे हैं। तो क्या करेंगे हम? एक डिस्टेंस हम एज्यूम कर लेंगे, और वो डिस्टेंस क्या करेंगे? इसके एलसीएम को एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, या तो आप इसके एलसीएम को एज्यूम कर लेना, या कोई भी आप रैंडम डिस्टेंस को एज्यूम कर सकते हो। और एक इसका सिंपल फॉर्मूला भी होता है, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला से इसको करना चाहो। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी? 2 टाइम v1 इंटू v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। इस वाले फॉर्मूले से आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, या आप एज्यूम कर लो कि भाई x डिस्टेंस इनको ट्रैवल करना है, तो जाते टाइम कितना लगे? x डिवाइड बाई 90। आते टाइम टाइम कितना लगे? x डिवाइड बाई 72। टोटल डिस्टेंस कितना है? 2x। या तो आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, x से x कट जाएगा, तो आपका फॉर्मूला यहीं बन जाएगा, 2 इंटू 90 इंटू 72 डिवाइड बाई 90 प्लस 72। इसको आप जब सोल्व करते इजीली आप इसको सोल्व कर सकते थे। 90 इंटू 72 डिवाइड बाई 9 और 7 16, 162। और कितना हो जाएगा ये? 81, 9 ने 81, 9 दाएँ 10, 9 अठे 72, कितनी आ गई ये? 80 किलोमीटर आ गई। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इजीली आप इसको सोल्व कर सकते थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 7th नंबर क्वेश्चन। ये सम ऑफ ₹81,272 इज डिवाइडेड अमंग पी क्यू आर इन सच ए मैनर इफ ₹75, 90 and 105 are subtracted from their amount respectively, the ratio of their amount become 5:6:7। तो पी क्यू आर के अंदर आपको रुपये बांटने किस तरीके से? तो पी माइनस 75 का रेशो, क्यू माइनस 90 का रेशो, आर माइनस 105 का रेशो, ये आपका कितना हो जाएगा? 5:6:7 हो जाएगा। आपको ये बताना है पी को कितने रुपये मिले, और टोटल आपको पता है पी प्लस क्यू प्लस आर ये कितना है? 81,272। ठीक है, अब इसके अंदर आपकी क्या करना पड़ेगा आपको? कोई भी एक चीज़ आप एज्यूम कर लेना। ठीक है, आप जैसे इसमें से पी को ले लेना, पी कितना हो जाएगा? 81,270 माइनस क्यू माइनस आर, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका पी की वैल्यू आ जाएगी। और जब आप इसका रेशो लिखोगे, पी माइनस 75 डिवाइड बाई क्यू माइनस 90 इज इक्वल टू 5:6। यहाँ आपको पी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है इसके अंदर, तो आपको क्या मिलेगी? पहली इक्वेशन मिलेगी
फिर आपको इन दो का रेशो लेना है, ठीक है। क्यू माइनस 90 डिवाइड बाई आर माइनस 105, ये किसके बराबर होगा, 6 डिवाइड बाई 7। इसकी आपको इक्वेशन मिलेगी, तो क्यू और आर आप निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो क्यू और आर के फॉर्मेट में रहेगी। तो क्यू आर आप निकाल लिया और फिर टोटल में से आपको क्या कर देना, माइनस कर देना है उस चीज़ को। तो इजीली आप इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, दो इक्वेशन बनेंगी आपको, और नॉर्मली आप सिंपल मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। 1.5-2 मिनट में ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाकी इसका मैं आंसर बता देता हूँ। 7th का आपका आंसर आएगा 22,575। 8th क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 9/4 ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 3/4 ऑफ एंगल ए प्लस बी, वट इज द मेजर ऑफ द एंगल। अब ये भी उसी ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है भाई, आपको रेशो दे रखे और आपको एंगल बताने कि भाई एंगल कितने कितने हैं, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं, जल्दी करना चाहो तो सिंपल ऑप्शन से आप कर सकते हो। तो एंगल सी है 9/4 ऑफ एंगल बी, एंगल बी कितना है, 36 है। तो 9/4 इसका कितना होगा, 4 नीम 9 नीम 81। एंगल सी 81 दे रखा है जी, ये नहीं दे रखा है, पहली गलत हो गई हमारी। दूसरे को देखते हैं, 9/4 ऑफ एंगल बी, ठीक है। हम इस वाले को देख रहे हैं बस अभी, एंगल सी 9/4 ऑफ एंगल बी, 9/4 ऑफ बी, तो 10 ये हो गया 90। लेकिन एंगल सी 120, ये भी गलत हो गया। सी को देखते हैं, बी हमारा 44 है, तो यहाँ 44 लिखेंगे। 11 11 निम 99, ये 114, ये भी गलत हो गया। डी को देखते हैं, 9/4 इंटू 48, ये आ गया 12, 12 नियम कितना हो गया, 108। तो ये मैच करने लग रहा है, 3 हमने गलत कर दी, तो चौथा तो हमारा ऑटोमेटिकली मैच करना था। तो अगर आप इसको जल्दी सोल्व करना चाहो तो इस तरीके से 8th वाले क्वेश्चन को सोल्व आप कर सकते थे भाई, नॉर्मली 1 मिनट के अंदर। 9th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, एवरेज स्कोर ऑफ मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड 9th बी इन मैथमेटिक्स इज 86.5। भाई दो क्लास के एवरेज स्कोर दे दिया आपको 86.5। एवरेज स्कोर of marks in the mathematics of the class student in the class 9th is 91 and class 9th B is 81. What is the ratio of the number of student of class 9th A and 9th B? तो देखो एवरेज आप कैसे निकालोगे, मान लो 9th ए के अंदर कितने बच्चे हैं, ए बच्चे हैं, 9th बी के अंदर कितने बच्चे हैं, बी बच्चे हैं। तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 9th ए के अंदर स्कोर कितना है 91 इंटू ए, 9th बी में स्कोर कितना है 81, बच्चे कितने हैं बी, और टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे ए प्लस बी। और ये आपका किसके इक्वल दे रखा है 86.5 के इक्वल दे रखा है। अब आपसे पूछ क्या रखा है, व्हाट इज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ए एंड 9th बी। अच्छा इसका रेशो पूछ रखा है आपसे, A/B का रेशो। तो इसको आप इजली निकाल सकते हो। इसके रेशो को निकालने के लिए आप क्या एज्यूम कर लो, A/B के बच्चों का जो रेशो वो λ/1 है, वो क्या है λ/1 है। तो ए की जगह आप लैम्डा लिख दो, बी की जगह आप 1 लिख दो, ए की जगह लैम्डा लिख दो, यहाँ आप 1 लिख दो। तो 91 लैम्डा प्लस 81 इज इक्वल टू 86.5 इंटू लैम्डा प्लस 86.5। अब एक इक्वेशन बन गई, एक आपको वेरिएबल निकालना है, इजीली आप इसको निकाल सकते हो। तो 91 लैम्डा में से 86.5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 87, 87 और 4 91, ये आएगा 4.5 लैम्डा इज इक्वल टू 86 में से 81 गया तो कितना आएगा 5.5। लैम्डा आपका कितना आ जाएगा 55 डिवाइड बाई 45, 5 से डिवाइड कर दो 11/9, 11/9 कोई ऑप्शन में दिखने लग रहा है आपको, सी वाले ऑप्शन में दिखने लग रहा है, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 9th क्वेश्चन आप इजीली इस तरीके से सोल्व कर सकते थे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो मैंने पहले इक्वेशन लिखी ना, मैंने यहाँ ए लिखा था यहाँ बी लिखा था, अब इसमें दो वेरिएबल हो गए थे, लेकिन जब मैंने λ/1 का रेशो माना तो हमारे पास वेरिएबल कितना है, केवल एक वेरिएबल आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सोल्व करना है। अगर आपके लिए नया क्वेश्चन था तो आप वीडियो को एक लाइक कर सकते हो भाई, आपको कोई नई चीज़ सीखने को मिली तो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कोई ठेकेदार है, उसको कोई काम करना है, तो दिए गए कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रतिदिन 10 घंटे काम करने पर 12 दिन के लिए 12 पुरुषों को 24 पुरुषों को शामिल किया गया, ठीक है। तो भाई कोई ठेकेदार था, हर दिन वो 10 घंटे काम करवाता है, 12 दिन के लिए काम करवाता है और 24 आदमियों से काम करवाता है। ये आपका क्या हो गया, टोटल काम हो गया। समझ में आ गया आपको, ठीक है। लेकिन त्योहार के कारण कुछ मजदूर अपने घर चले जाते हैं। अब ठेकेदार को क्या मिलते हैं, केवल 15 पुरुष मिल पाते हैं और वो हर रोज 8 घंटे ये काम करना चाहते हैं। तो इस बचे हुए काम को कितने टाइम में पूरा कर पाएगा। तो ये एक काम को पूरा कर रहा था, अब हमारे पास कितने 15 पुरुष हैं, 8 घंटे काम करते हैं, कितने दिन लेंगे, काम वही एक ही है। सिंपल दोनों को इक्वेट करवा दो, तो कितना हो जाएगा ये 8 एकम 8 3 24,
3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, तो 12 दूनी 24, कितने दिन आ गई? 24 दिन में वो इस वाले काम को पूरा कर देगा। भाई जो काम पहले 12 दिन में हो रहा था वो कितने दिन में हो रहा है? 24 दिन के अंदर हो रहा है। 10th का आपका आंसर हो जाएगा सी। इजीली आप इसको सोल्व कर सकते थे, कोई मुश्किल नहीं था, हार्डली 1 मिनट लगती। तो क्वेश्चन ज़्यादातर आपके सी सेट के अंदर जो रीजनिंग होती है, मैथ होती है, लेक्चरर के लिए, ए एग्जाम के लिए आसानी आएगी, और उस आसान को मैं आपको बस बताने लग रहा हूँ, आपको पेपर में कॉन्फिडेंस के साथ करना है। 11th क्वेश्चन, कोई डीलर है, उसने 6 सीटर डाइनिंग टेबल खरीदी है आफ्टर गेटिंग सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15 और 12%। उसने सक्सेसिव डिस्काउंट लिया 15 और 12% का। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। यानी कि भाई पहले 100 के ऊपर डिस्काउंट लेके उसकी चीज़ 80 हो गई, तो अगला डिस्काउंट 80 के ऊपर लगेगा, ना कि 100 के ऊपर, तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। उसके बाद 10% उसने ट्रांसपोर्ट के ऊपर, और आखिर में उसने उसको 24,159.75 रुपये में बेच दिया। तो देखो, अब डेसिमल के अंदर कोई फिगर दे रखी है तो न्यूमेरिकल आपको कैलकुलेशन तो ज़्यादा करनी पड़ेगी, वो डेसिमल आ गया यहाँ पे। देयर बाय अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ 25%, उसको कितने का फायदा हुआ? 25% का फायदा हुआ। तो उस डाइनिंग टेबल के ऊपर मार्क प्राइस क्या था? ठीक है, कितने रुपए का उसके ऊपर मार्क प्राइस है वो आपको बताना है। तो बैक कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। प्रॉफिट उसको कितने का हुआ? 25% का। 25% यानी कि 1/4, 4 का सामान लेके उसने 5 में बेचा, यानी कितने में बेचा उसने? 24,159.75 में बेचा। तो 4 की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो 4 हो जाएगा आपका 24,169.75 डिवाइड बाई 5 इंटू 4। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे, अभी मैं इसको फटाफट करने के लिए कैलकुलेशन वो कैलकुलेटर के अंदर करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इंटू 4 डिवाइड बाई 5, ये आपका आ जाएगा 19,335.8। उसके लिए कॉस्ट प्राइस भाई जो डीलर है कितनी पड़ गई? 19,335 रुपये की पड़ गई। अब हमें बताना है उसने दुकानदार से कितने रुपए में खरीदा था, तो वो हम बता देते हैं। उसने दुकानदार से इसको कितने रुपए में खरीदा था। अच्छा, अब उसने मान लो दुकान के ऊपर उसका रेट 100 रुपये था, हमने एज्यूम कर लिया 100 रुपये रेट था। अब उसने डिस्काउंट कितने का लिया? पहले लिया उसने 15% का। तो 15% कितना होता है? 3/20, यानी 20 का सामान उसने कितने में लिया? 17 में लिया। 12% कितना हो गया? 12 हो गया आपका 3/25, यानी 25 का सामान उसने कितने में लिया? 23 में लिया। तो कितने में पड़ गया ये इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 25 दूनी 500, और ये 17 × 23 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 391। यानी कोई 500 रुपये की चीज़ थी, 500 रुपये की चीज़ उसने कितने में खरीदी? 391 रुपये में खरीदी। और ट्रांसपोर्ट के ऊपर उसने कितना रुपया खर्चा करा? 10% करा। तो 391 प्लस 39.1। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उस ठेकेदार के लिए वो चीज़ कितने रुपए में पड़ी। तो ये आपकी आ जाएगी 391 प्लस 39.1, ये हो गई आपकी 430.1। उस डीलर के लिए वो चीज़ पड़ी 430.1, और यहीं हमने क्या निकाल ली थी यहाँ पे? ये 19,335 के बराबर, यानी ठेकेदार के लिए कॉस्ट प्राइस कितना? 19,335। तो 1 की वैल्यू 430, अगर 19,000 कुछ है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू होगी 19,335.8 डिवाइड बाय 430.1, यानी कितनी आ गई है? 44.95। और डीलर ने कितना रेट लगाया था? 25 × 2, यानी 500 रुपये रेट लगाया था। इसको आप 500 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा ये? इंटू आप इसको 500 कर दो, ये आपका आ जाएगा 22,478 रुपये। 22,478 रुपये। तो ऐसा तो ऑप्शन कहीं हमें दिख रहा है क्या 22,478 रुपये? तो कैलकुलेशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा थी, इस वाले वजह से इस वाले क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हो। बाकी मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, इसको आपको सोल्व किस तरीके से करना था। 12th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वाटर इज फ्लोइंग एट ए रेट ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू ए रेक्टेंगुलर टैंक विच इज 60 सेंटीमीटर लॉन्ग 33 मीटर वाइड। तो 12 किलोमीटर पर आवर की रेट से पानी फ्लो करने लग रहा है 14 सेंटीमीटर डाया की पाइप से, और टैंक के अंदर गिरने लग रहा है। तो कितना टाइम लगेगा उसको टैंक को फुल करने के लिए? तो टाइम आपका कितना हो जाएगा? वॉल्यूम डिवाइड बाय डिस्चार्ज। भाई टैंक की वॉल्यूम कितनी है? भाई किस तरह से पानी गिरने लग रहा है, टैंक की वॉल्यूम आपकी कितनी है? 60 मीटर लंबा, 33 मीटर चौड़ा, और गहराई कितनी है?
अच्छा, गहराई इन्होंने दे रखी है 28 सेंटीमीटर आपको राइज करना है, ठीक है। तो 28 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.28 कर लोगे, मेरी 100 से आप गुणा कर लोगे, इसको मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। डिस्चार्ज यानी कि रेट ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया कितना है पाइप का, पाई/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। डायमीटर पाइप की कितनी है 0.14 मीटर, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इसकी कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर। हमें आंसर भी किसके अंदर देना है, हावर के अंदर देना है। और हम सारी चीज़ें मीटर में लिखने लग रहे हैं, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी 12,000 मीटर, 12,000 मीटर पर आवर हो जाएगी। तो आंसर हमारा किस में आ जाएगा, हावर के अंदर आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको कैलकुलेशन दिखने लग रही है, इसमें लंबी काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन है। जब आप इसको सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 आवर। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 आवर, आपका आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको कैसे करना है, इजीली आप इसको कर सकते थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर ए 3 ईयर एट डिप 8% एनम इज 1,94,784। What is the simple interest on the 9/10 part of this sum for the same time but at a rate of interest per annum which is 3/2 times the rate of interest per annum as applicable for the compound interest। तो 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखे है आपको, ठीक है, किसी सर्टेन अमाउंट के ऊपर। वो कितना निकल के आ गया 1,94,000। 8% आपका क्या हो गया, 8 हो गया, यानी कि 8/100 यानी कि 2/25, यानी कि 25 रुपये थे वो आपके कितने बन जाएंगे 27। अगले साल 25 रुपये आपके कितने बन जाएंगे 27। अगले साल आपके 25 रुपये कितने बन जाएंगे 27। 3 साल तक तो कर रहे हैं। 25 का क्यूब कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625। और जब आप 625 को 25 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 15,625। 15,625 रुपये आपके कितने बन गए 27 की क्यूब। तो 27 गुणा में 27 गुणा में 27, ये आपके बन गए 19,683 रुपये। ठीक है, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको दे रखा है, यानी आपका इंटरेस्ट कितना हुआ 15,625, तो आपका मूलधन था और वो 3 साल में बन गया 19,683। आपका डिफरेंस कितना आया, आप इन दोनों को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4,058। ये 4,058 किसके बराबर है 1,94,784 के बराबर है। 1,94,784 आपको भाग करना पड़ेगा इसको 4,058 से। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी 4,058, अगर इसके बराबर है तो 1 किसके बराबर आ जाएगा 48 के। और आपका मूलधन कितना है 15,625। तो आप इसको 15,625 से गुणा कर दो तो आपका क्या आ जाएगा मूलधन आ जाएगा, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हमने निकाल लिया, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 7,50,000। प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 7,50,000। अब आपसे सेकंड पार्ट में पूछा है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 9/20 ऑफ दिस सम फॉर द सेम टाइम। इसके 9/10 भाग पे, इसका 9/10 भाग कितना होगा, ठीक है, इसका 9/10 भाग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,75,000। ठीक है, इसका 9/10 भाग हो जाएगा 6,75,000। उस वाले के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट 3/10 पर एनम एप्लीकेबल फॉर। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बदल दी इसने। रेट ऑफ इंटरेस्ट अब हमारी कितनी हो जाएगी 3/2 टाइम ऑफ दी ओरिजिनल। ओरिजिनल कितनी थी 8 थी, तो 2 4 जा 8, 4 थी 12% की रेट पे। तो 6,75,000 का 12% कितना हो जाएगा, इसका आपको क्या बताना 12%, ये हो जाएगा आपका 81,000। अच्छा, टाइम कितना 3 साल है, तो 81,000, तो 1 साल में 3 साल में कितना आ जाएगा 2,43,000। 3 साल में इसका कितना हो जाएगा 2,43,000 रुपीज़। ठीक है, तो ए ऑप्शन। तो लंबा क्वेश्चन था, 2-2.5 मिनट इसको करने में आपकी लग सकती हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे, तो टाइम को आपको उसी हिसाब से मैनेज करना है। सिविल सर्विस वालों को तो केवल क्वालिफाई होना है, लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं जिनके स्क्रीनिंग एग्जाम के अंदर सिंगल पेपर है तो उनको अपना टाइम भी मैनेज करना पड़ेगा। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ए सम ऑफ ₹1,48,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 एम्प्लॉय। भाई 1,48,000 रुपये 4 कर्मचारियों में बांट दिए। विपिन को अरुण से 20% ज़्यादा मिला, चेतन को अर्जुन और विपिन को जितना मिला उसके 50% के बराबर मिला, और धीरज को 40,618 रुपये मिलते हैं। तो डिफरेंस इन अमाउंट रिसीव्ड बाय विपिन एंड चेतन कितना होगा। तो 4 कर्मचारी हैं ए बी सी और डी। ठीक है, 4 कर्मचारी हैं, तो सिंपल आपकी इक्वेशन लिख देते हैं। विपिन को कितना मिला 20% ज़्यादा। 20% ज़्यादा 20 का मतलब क्या होता है 20 हो गया 1/5, तो ये हो गया इसका
6/5। देखो ये कैसे करने लग रहा हूँ, 20% क्या होता है 20/100 यानी कि 1/5। तो अगर 5 ओरिजिनल था तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। मैं ऐसे करने लग रहा हूँ। ठीक है, मोर देन अरुण, ये आपकी पहली इक्वेशन होगी। चेतन को कितना मिला 50% यानी कि 1/2 ऑफ ए प्लस बी। और धीरज को कितना मिला, धीरज को मिला 40,618। और टोटल आपको पता ही है 1,48,000 है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन से आप क्या करोगे, बी की जगह मतलब बी की जगह आप ए पुट कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, और बी की जगह नहीं नहीं आप पुट करना ए की जगह बी को पुट करना, क्योंकि आपको क्या बताना है, बी और सी का डिफरेंस बताना है। तो ए की जगह आप बी को पुट करना, वो यहाँ बी आ जाएगा और बी और सी दो इक्वेशन आएगी और आपको उनके बीच का डिफरेंस ये बताना है। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। रेशो वाला क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन सोल्व करा जा सकता है। कैसे सोल्व होगा मैंने बता दिया, कितनी इक्वेशन बनेगी वो आपको बता दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 6 टाइम द लार्ज नंबर इज डिविजिबल बाय दिस डिवाइडेड बाय द स्मॉल नंबर वी गेट 7 एज द क्वोशंट। लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर देख लेते हैं, एक्स और वाई मान लिया। ठीक है, एक्स हमारा बड़ा नंबर है, वाई हमारा छोटा नंबर है। 6 टाइम दी लार्ज नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉल नंबर, हमें क्या मिलता है 7 तो मिलता है हमें क्वोशंट यानी कि 7y। और 7 हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, जैसे कि आपने 12 को 5 से डिवाइड किया और मान लो आपका क्वोशंट 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा 5 × 2 और रिमाइंडर 2 है। तो ऐसे ही लिखते हैं ना, तो ये आपकी सिंपल इक्वेशन बन गई। आगे समझ में आपको। अब आगे पढ़ते हैं। इफ 9 टाइम द स्मॉल नंबर, इफ 9 टाइम द स्मॉल नंबर इज डिवाइडेड बाय द लार्ज नंबर, हमें क्या मिलता है 7 तो क्वोशंट मिलता है और 21 हमें रिमाइंडर मिलता है। अब ये दो नंबर क्या है, अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर सोल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। सोल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, सिंपल आपको ऑप्शन देखने हैं। सिंपल हम ऑप्शन देख लेते हैं, 36, 31, 38, 33, 40, 35, 42, 35। तो हम इसके अंदर पुट कर करके देखेंगे क्या सही आंसर होगा। तो सबसे पहले डी वाले को ये देख लेते हैं, आखिरी से शुरू करते हैं। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे 6 × 42 डिवाइड बाय 35। ये किसके बराबर होगा 7 × y कितना है इसमें 35 + 7। तो क्या इसको डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर आएगा 35 को जब आप इससे डिवाइड करोगे। तो करके देख लेते हैं। बाकी लेंदी क्वेश्चन है, करना ये आपको इसी तरीके से पड़ेगा। कैलकुलेटर है मेरे पास, मैं इसको जल्दी सोल्व करने लग रहा हूँ और आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर डी ही आएगा, 15th का डी ऑप्शन। लेकिन इस प्रकार से आपके दो इक्वेशन बनेंगे, दो वेरिएबल हैं और इसको आप इजीली सोल्व, इजीली तो खैर इसको सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन आप इसको सोल्व जरूर कर सकते हैं। और ऑप्शन आपको पुट कर करके ही देखना पड़ेगा, ये आपको ऑप्शन पुट कर करके ही सोल्व होगा। वैसे ये वाला क्वेश्चन आपसे सोल्व होगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का कोई जादू आपको आज के दिन नहीं आता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर वहीं परसेंटेज और फ्यूचर एज का क्वेश्चन है भाई। 5 साल पहले इतनी एज थी, 5 साल इतने साल बाद इतनी थी। तो ये ऐसा क्वेश्चन हमने देख लिया, इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 16 का सही आंसर है ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंजलि और संजना के पास कुछ पत्थर हैं और संजना 15 पत्थर अंजलि को दे देती है। अंजलि के पास 10 मार्बल कम है, ट्वाइस दी मार्बल विद संजना। संजना 40 मार्बल अंजलि को, अंजलि के पास इतने हो जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल विद अंजलि। अच्छा चलो इसमें हम जूम कर लेते हैं। अंजलि के पास ए मार्बल है, संजना के पास एस मार्बल है। ठीक है, यदि संजना 10 कंचे अंजलि को देती है तो अंजलि के पास कितने हो गए A + 15। तो अंजलि के पास सजना के कंचों से सजना के पास कितने बच गए S - 15। सजना के कंचों से 2 गुणे से 10 कंचे कम हो गए। तो पहली इक्वेशन आपकी ये बन गई। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं यहाँ से। यदि संजना 40 कंचे अंजलि को देती है तो अंजलि के पास कितने हो गए A + 40 हो गए। ठीक है, तो अंजलि के पास संजना के कंचों के 3 गुणा संजना के पास कितने S - 40 से 20 कंचे अधिक होंगे। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इजीली सोल्व कर सकते थे। ठीक है, सोल्व कैसे करना है, यहाँ पे माइनस लगा दो। ठीक है, तो ए से ए कट गया, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस कर दो। इक्वेशन आपकी क्या बनी, 15 में से 40 गए तो -25 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बना आपका 2s - 3s -s आ गया। 15 दूनी 30, ये -30 है। यहाँ क्या है 40 × 3 माइनस वो प्लस का 120 है। प्लस 120 में से -30 गया तो कितना हो गया, प्लस का 90 हो गया। माइनस माइनस
30 हो गया, ठीक है। तो एस को आप, अच्छा एस एस को इधर ले जाओ तो प्लस का एस हो जाएगा। 90 में से 30 गए 60, 25 उधर गया प्लस 25, ये आ जाएगा आपका 85। अंजलि के पास कितने कंचे हैं? अच्छा अंजलि के पास पूछे, हमने संजना के निकाल दिए, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो। हम पहली वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, अंजलि प्लस 15 इज इक्वल टू 2 टाइम 85 में से 15 गए, एस हमारे पास आ गया ना 15, वो 85, 85 में से 15 गए तो 70, 70 दूनी 140 माइनस 10 कितना हो गया 130, 130 में से 15 गए तो कितने हो गए 125 और 115, 115 आपका आंसर आ जाएगा 17 का डी। ठीक है, तो दो इक्वेशन बननी थी, दो वेरिएबल थे, इजीली आप इसको सोल्व कर सकते थे। अब इस वाले पेपर में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं दोबारा सोल्व आपको करके नहीं दिखाऊंगा। 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजेंद्र ने अपने ऑफिस में सुनील और विजय को काम के लिए रखा। सुनील काफ़ी बढ़िया काम करता है और विजय से 3 दूनी 6 एक 7 यानी कि 7/2 टाइम ज़्यादा कुशल है। तो सुनील डिवाइड बाई विजय का रेशो क्या हो गया 7/2, इसलिए वह विजय से 45 दिन कम समय में अपना कार्य पूरा करने में सक्षम है। जो सुनील है वो 45 दिन पहले ही काम अपना कर देता है। दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे? तो मान लो आपका काम कितना है, कुछ ऐसी फिगर ले लेते हैं जो 45 और 7 का एलसीएम मान लेते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, कितना हो जाएगा 45 दूनी 90, नहीं वो भी डिवाइड नहीं होगा, 45 ये कितना होगा 135, 7 एकम 7, और ये भी नहीं होगा। ठीक है 180, चलो छोड़ो इसको, ऐसे नहीं करते हम, नॉर्मली करना चालू करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा कर देंगे? टोटल काम हमने मान लिया टी है, टोटल काम हमारा टी है। तो सुनील उस काम को करने में कितना टाइम लेगा टी डिवाइड बाई 7, और विजय कितना टाइम लेगा टी डिवाइड बाई 2, और दोनों का डिफरेंस क्या 45। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम आपका कितना हो जाएगा 2t माइनस 2t माइनस 70 कितना हो जाएगा 5t डिवाइड बाई 14 इज इक्वल टू 45, 5 नीम 45, टाइम आपका आ गया, मतलब टोटल काम आपका कितना है 14 × 9, टोटल काम आपका कितना है 14 × 9, और दोनों मिलके काम करेंगे तो 7 और दोनों दोनों की शक्ति ये हो जाएगी। तो बचा क्या आपका 14, 14 कोई ऑप्शन है डी ऑप्शन, 18th का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इजीली आप इसको सोल्व कर सकते थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 19 से लेके 21वें क्वेश्चन, यानी कि 19, 20, 21 तीन क्वेश्चन के अंदर आपको फिल इन दी ब्लैंक्स करना है लॉजिकली यूजिंग दी एप्रोप्रिएट सेट ऑफ वर्ड, यानी कि एक टाइप से इंग्लिश लैंग्वेज का ये क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, इसके अंदर आपके सी सेट के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देयर इज मच डिफिकल्टी डैश गेटिंग दिस प्लेस एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीच डैश विदाउट द ग्रेस ऑफ गॉड। ठीक है, देयर इज मच डिफिकल्टी, ठीक है भाई, यहाँ आने में मेरे को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई, इन यहाँ आने में, इन इस प्लेस के अंदर आने में काफ़ी डिफिकल्टी हुई, इन गेटिंग टू दिस प्लेस एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीच हियर विदाउट द ग्रेस ऑफ गॉड। भाई इस स्थान तक आने के अंदर अंदर आने में मेरे को काफ़ी दिक्कत हुई और भगवान की कृपा के बिना मैं यहाँ तक नहीं आ पाता या पाती। तो इन टू एंड हेयर 19th का ए सही हो जाएगा भाई। जैसे HPSC AE या HPSC HCS क्लियर करने में या भाई HPSC तक जाने में मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन भगवान की कृपा के बिना यहाँ तक पहुँचना संभव नहीं था। कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। 20वें क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है, उसी तरीके से आपको ये सोल्व करना है। तो मेरे को आंसर पता भाई, मेरे पास आंसर की है और हम सॉल्यूशन देखने लग रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आंसर बता देता हूँ। 20 का ए, नेचर इज रेंटलेस एंड अनचेंजेबल एंड इट इज़ इनडिफरेंट एज टू वेदर इट्स हिडन रिसोर्सेज एंड एक्शंस आर अंडरस्टैंडेबल टू मैन और नॉट। भाई नेचर जो है रेंटलेस है, भाई बिल्कुल रुकती नहीं है, इनडिफरेंट है, और इंसान उसको समझे या ना समझे और उसके एक्शनों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। अब ये फिर इंग्लिश का क्वेश्चन है, 21 का सही आंसर है डी, रेकलेस फेलिशेट आइज एंड सूथिंग। जो आपका AE वाला एग्जाम है, लेक्चरर है, ठीक है, ट्रेजरी ऑफिसर है, ADA है, इनके जो स्क्रीनिंग एग्जाम है उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, लेकिन मैं 100% नहीं नकार सकता कि भाई आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन हरियाणा सिविल सर्विस वाले बच्चे इस वाले भाई सॉल्यूशन को देख सकते हैं जो मैं इंग्लिश वाले क्वेश्चन करने लग रहा हूँ। अब आ जाता है 22 से लेकर 25वां क्वेश्चन, ये है कोडिंग और डिकोडिंग का। ठीक है, यानी कि सिंपल आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। तो 22 के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, ब्लॉक इज टू YOLXPVW, तो ये क्या होगा? तो इन उसने कुछ
BLOCKED, इसको इसने क्या लिख दिया, YOLXPVW। ठीक है, तो इसने क्या करा हुआ, क्या लग रहा है आपको, मेरे को तो लग रहा है इसने रिवर्स कर दिया। B होता है 2, Y होता है 25, ठीक है, यानी रिवर्स कर दिया, B का रिवर्स Y। L होता है 12, O होता है 15, यानी रिवर्स कर दिया इसने। ठीक है, आप देखने लग रहे हो ना, रिवर्स, L का उल्टा कर दिया, यहाँ फिर इसका उल्टा कर दिया। C का उल्टा X होता है, C 3 पे आता है, X हमारा 24वें नंबर पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर, सारे इसने उल्टे कर रखे हैं। तो इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा, O का उल्टा L हो जाएगा, Z का उल्टा A हो जाएगा, F का उल्टा क्या होगा, F आता है 6 नंबर पे, 27 माइनस 6 21। तो 21वें पे क्या आता है, 21 में आप आएगा आपका U। ठीक है, तो इस तरीके से LAU कौन से ऑप्शन में है, LAU C वाले के अंदर, तो लॉन्च 22वें का C। अपोजिट कर दिया इसने अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर, इजीली सोल्व कर सकते थे, कोई बड़ा मुश्किल लॉजिक नहीं था। फिर इसके अंदर भी भाई रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसी वाले लॉजिक से आपका ये वाला भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, U कितने पे आता है 21, K कितने पे आता है, J और K आता है 11 पे। ठीक है, S आता है आपका 19 पे, M कितने पे आता है, M आता है आपका 13 पे, LM, हाँ M आता है 13 पे, P आता है 16 पे। ठीक है, MNO, हाँ P आता है 16 पे, T कितने पे आता है, T 20 पे आता है, P 16 पे, L आता है 12 पे। तो इसने क्या लॉजिक बनाया है इसका, 20 21 का 20 कर दिया होगा, और 19 का इसने कर दिया है, नहीं ये लॉजिक नहीं है, P है 12 और यहाँ पे है 16। एक बार लिख लेते हैं, 21 19 16 और 12, इसका इसने क्या बना दिया, 12 11 16 और 20 बना दिया। तो कोई लॉजिक आपको समझ में आया। तो 12 का इसने शायद ऐसे कुछ नहीं, ऐसे तो नहीं करा होगा, फिर 16 ऐसे, 19 ऐसे, 21 ऐसे, नहीं ये बड़ा लॉजिक तो नहीं है। 21 में से यहाँ कितने माइनस करने लग रहे हैं, -9 करेंगे, यहाँ कितने माइनस करेंगे, -8 करेंगे। ठीक है, यहाँ कितने 0 करेंगे, यहाँ कितने -8 करेंगे। तो कोई लॉजिक इसका समझ में आया। अच्छा, लॉजिक तो इसमें यही हमारा लग रहा है, गलती मेरे से क्यों होगी कि मैंने यहाँ 11 लिखा है, यहाँ मैंने 12 लिख दिया, तो इसको 11 ही लिखते हैं। 21 में से कितने माइनस हो रहे हैं, -10 हो रहे हैं, तो 12 में से 10 माइनस होंगे तो कितने आए, 2। 2 पे क्या होता है, बी। तो वही वाला लॉजिक है इसके अंदर, ए ऑप्शन। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, -8 करेंगे, फिर 0 यानी कि सेम वर्ड लिखा है इन्होंने जी, और फिर यहाँ पे -8 करके के लिखा है। तो ईजिली आप इसको सोल्व कर सकते थे। 24 नंबर क्वेश्चन भी रीजनिंग का है भाई, इसके अंदर इसने रीअरेंज कर दिया है। ठीक है, देयर फोर को, तो उस तरीके से आप इसको हेलीकॉप्टर को रीअरेंज करके इसको सोल्व कर सकते थे। कैसे रीअरेंज किया है इसने भाई, पहला अक्षर टी, फिर एच आखिरी में, ई आर ई एफ ओ आर और ई, यही है ना, टी एच ई ई ओ ई आर एफ आर एच। ठीक है, ऐसे ही रीअरेंज करा। तो हेलीकॉप्टर को कैसे करोगे, एच ई एल आई सी ओ पी टी ई आर, तो कौन से ऑप्शन में है ये, HLCPE, HLCPE RT OIE, बी के अंदर। ठीक है, 24वें का बी हो जाएगा। तो रीजनिंग के आसानी क्वेश्चन आएंगे। 25वां भी आपका रीजनिंग का ही है, जो अल्फ़ाबेट वाले रीजनिंग होती है, इजीली आप इसको सोल्व कर सकते थे। फिर 26 या 28वें वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब ये भी अल्फ़ाबेट वाले रीजनिंग का ही है, तो रीजनिंग वाले कंपैरेटिवली मैथ से कम लेंथी हैं और आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। एक आपने डी कर दिया +3। ठीक है, पहले आपने क्या करा, +3, ए पहले नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, डी 4 पे, सी होता है 3, एफ होता है 6, यहाँ फिर आपने +3 करा, तो यहाँ भी +3 करेंगे। क्यू कितना होता है, क्यू होता है 17, 17 में 3 जोड़ा 20, 20वें पे क्या आता है, 20वें पे आपका टी आता है। ठीक है, तो और एस आता है आपका 19 पे, 19 में 3 जोड़ोगे तो 22, 22वें पे आपका क्या आएगा, 22वें पे बी आता है, तो टी और बी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही 27वां करना है आपको, ऐसे ही आपको 28वां करना है। सिंपल रीजनिंग के क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट वाले रीजनिंग है, मैं बार बार आपको ये करके नहीं दिखाऊंगा। 29वां 30वां 31वां 32वां 33वां 34वां, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, इनमें से मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 29वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
कोई भाषा है भाई, कोई कोड लैंग्वेज है। 247 का क्या मतलब है? स्प्रेड रेड कारपेट। 256 का क्या मतलब है? डस्ट वन कारपेट। 264 का मतलब है वन रेड कारपेट। तो विच डिजिट इन दैट कोड मीन डस्ट। तो डस्ट हम कौन से कोड से लिख रहे हैं? तो इसमें देखो डस्ट किस में लिखी है, डस्ट इसमें है। और अच्छा चलो, हमें तो बताना है, ठीक है, तो हमें सोल्व करना पड़ेगा ये पूरा। इसमें क्या लिखा है? स्प्रेड रेड कारपेट। इसमें क्या लिखा है? डस्ट वन कारपेट। कॉमन क्या है? कारपेट। इसमें भी कारपेट, इसमें भी कारपेट, और कॉमन शब्द इसमें क्या है? दो। तो कारपेट को हम किससे लिख रहे हैं? दो से लिख रहे हैं। एक चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। 264 में क्या लिखा है? वन रेड कारपेट। ठीक है, तो कारपेट तो हमें पता है, टू हो गई। वन रेड, इसमें रेड है, इसमें भी रेड है, इसमें रेड, इसमें रेड। और कॉमन शब्द क्या है इसमें? छः और चार, चार और सात। तो रेड का क्या मतलब हो गया? रेड हो गई हमारी फोर। कारपेट टू रेड हो गई हमारी फोर। अब हमें डस्ट का मतलब बताना है, ठीक है। तो दो और चार तो हो नहीं सकता, दो नहीं हो सकता, चलो चार इसमें लिखा भी नहीं, उसको छोड़ो। अब इसमें देख लेते हैं, डस्ट वन कारपेट। इसमें वन कॉमन है, और 264 में लिखा है मीन्स वन कारपेट। तो 256 और 264 में क्या कॉमन है? छः तो हमें पता है भाई, नहीं हो सकता। छः का मतलब, अच्छा, दो हमें पता है, दो का मतलब कारपेट है। चार का मतलब रेड हो गया, तो छः का मतलब क्या हो गया? छः का मतलब हो गया रेड। नहीं, छः का मतलब वन हो गया, हम वन देख रहे हैं ना, छः का मतलब हो गया वन। तो छः भी नहीं हो सकता। वन हो गया आपका, छः कारपेट हो गई दो, और हमें डस्ट बतानी है ना, दो हो गई, और छः गया, बचा क्या? पाँच बचा आपका। तो सी ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। यानी कॉमन देखना आपको, तीन या चार स्टेटमेंट है, उसमें हमने एक एक शब्द कॉमन देखा। यहाँ मैंने कारपेट पकड़ा, यहाँ कारपेट पकड़ा, फिर मैंने क्या पकड़ा? फिर मैंने इसको वन को देखा, ठीक है। तो ऐसे हमें एलिमिनेट करते हुए बताना है भाई इस वाले शब्द का क्या मतलब है। सेम 30वें में लिखा भाई 123 का ये मतलब है, इसका ये मतलब, तो ब्राइट का क्या मतलब होगा। 34वें तक ऐसे ही क्वेश्चन है। 35वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। पॉइंटिंग टू ए मैन ऑन स्टेज, रीता सेड ही इज ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। मंच की तरफ किसी व्यक्ति को इंगित करते हुए रीता ने कहा, वह मेरे पति की, भाई रीता का पति, ठीक है, पति हस्बैंड, उसको हम प्लस से मार्क कर देंगे। हस्बैंड वाइफ मतलब दो लाइन लिखेंगे। वह मेरे पति की पत्नी, बट वह मेरे पति की पत्नी, अच्छा पति की पत्नी तो फिर वही हो गई। वह मेरे पति की पत्नी, पति की पत्नी की पुत्री, ठीक है, इसकी पुत्री, माइनस लिख देते हैं भाई बेटी है, पुत्री का भाई, प्लस लिख देते हैं भाई बहन है, तो एक सिंगल लाइन आएगी, पुत्री का भाई है। तो ये हो गया वो भाई। तो वो उस व्यक्ति का रीता से क्या संबंध है? उस व्यक्ति का, हाउ इज मैन इज रिलेटेड टू रीता। तो रीता का क्या हुआ? ये रीता का तो बेटा लग गया, ये रीता का ये क्या लग गया? बेटा। 35 का ए ऑप्शन। तो इस तरीके से डायग्राम बना के आप इजीली सोल्व कर सकते हो। 36 में भी वही लिखा हुआ है, 37 में वही इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। 36वां करना चाहो तो 36वां करवा देता हूँ। पुरस्कार कर रहे व्यक्ति को दिखाते हुए सरोज ने कहा, वह मेरे अंकल की पुत्री का भाई है। सरोज का अंकल, अंकल की बेटी, बेटी का भाई, तो इसका क्या लग गया? चचेरा भाई, ठीक है, यहीं तो लग गया इसका। 37वां भी ऐसा ही है। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 38वां क्वेश्चन किसके ऊपर है? अरेंजमेंट के ऊपर है। भाई सात आदमी हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, एक लाइन के अंदर खड़े हुए हैं, वन बिहाइंड द अदर इन दैट ऑर्डर। दैट इज ए इज फर्स्ट इन सिक्वेंस, जी ब्रिंग अप द रियर, ईच ऑफ देम इज बियरिंग ए हैट ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ द रेनबो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन। भाई सात आदमी हैं, इंद्रधनुष के रंग की, सभी ने टोपी पहन रखी है, ठीक है। और किस तरीके से खड़े हैं? भाई लाइन के अंदर सबसे पहले कौन है? ए। और सबसे आखिरी में कौन है? जी। जी आखिरी में खड़ा है, ए पहले नंबर पे खड़ा है, हमें इतना पता है। बच गए कितने? पांच आदमी बच गए, फिर दो अगर आपने खत्म भी कर दिए तो। अब देखो क्या लिखा हुआ है। डी कैन सी इन फ्रंट ऑफ हिम ग्रीन एंड ब्लू हैट बट नॉट दी वोयलेट हैट। और लाइन हमारी यहाँ से शुरू होने लग रही है, ठीक है, हम यहाँ से देख रहे हैं लाइन को, पहले नंबर पे हमने ए को रखा है। अब ये वाले क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, लेकिन मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, और किसी क्वेश्चन में 2 मिनट लग जाएंगे, तो ऊपर वाले क्वेश्चनों में देखा हमने 30-30 सेकंड में हो रहे हैं, तो टाइम कंपेंसेट हो जाएगा आपका। डी अपने सामने ग्रीन और ब्लू एट को देख पा रहा है, ठीक है, लेकिन वोयलेट एट को नहीं देख पा रहा।
तो डी के सामने क्या है, ग्रीन और ब्लू हैट, डी के सामने ग्रीन और ब्लू हैट है। और कुछ भी हो सकता है लेकिन वोयलेट हैट नहीं है, वोयलेट हैट इसके पीछे होगी, सही बात है। ई कैन सी दी वोयलेट एंड येलो हैट। ई को क्या क्या दिखने लग रहा है, ई को वोयलेट हैट भी दिखने लग रही है और येलो हैट भी दिखने लग रही है, लेकिन उसको रेड हैट नहीं दिख रही। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई, अगर ई को वोयलेट दिखने लग रही है तो ई कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। ई को रेड नहीं दिख रही तो लाल रंग वाली हैट यहाँ पीछे खड़ा होगा। जी कैन सी हैट ऑफ ऑल द कलर एक्सेप्ट दी ऑरेंज। जी को सभी रंगों की टोपियाँ दिखती हैं ऑरेंज को छोड़ के, तो जी का रंग क्या हो गया, ऑरेंज हो गया भाई, अपने वाली टोपी नहीं दिख रही इसको। समझ रहे हो ना बात को। ई इज वियरिंग द इंडिगो, ई के ऊपर क्या है, ई के ऊपर इंडिगो है। और ई को क्या नहीं दिखती थी, ई को लाल वाली टोपी नहीं दिखती थी। ई के पीछे क्या होगा, ई के पीछे लाल टोपी वाला होगा, ई की टोपी इंडिगो हो गई। एफ ने कौन से रंग की टोपी पहनी हुई है ये हमें बताना है, ठीक है। तो ई इज वियरिंग द इंडिगो कलर एट, ई हमने देख लिया। जी को सभी टोपियां दिखती हैं ऑरेंज को छोड़ के, जी की टोपी ऑरेंज हो गई। ई सी वोयलेट एंड येलो हैट, ई के आगे क्या है, वोयलेट और येलो हैट्स हैं लेकिन रेड हैट नहीं है, तो रेड हैट ई के पीछे हो गई। डी कैन सी इन फ्रंट ऑफ हिम ग्रीन एंड ब्लू, डी के सामने क्या है, ग्रीन और ब्लू। डी के सामने ए या तो ग्रीन हो सकता है या ब्लू हो सकता है, ठीक है। डी के सामने दो ही रंग है लेकिन वोयलेट हैट इसको नहीं दिखती, तो वोयलेट हमारी कहीं डी के पीछे रही होगी। डी के पीछे क्या रही होगी, वोयलेट हैट रही होगी। कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः, छः हो गए ना, एक रह गया शायद। इट्स वेरिंग डिफरेंट कलर वॉयलेट बट नॉट नेसेसरी डी कैन सी ग्रीन एंड ब्लू। डी को ग्रीन और ब्लू यानी कि दो दिख रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, हाँ सात पूरे हो गए हमारे, ठीक है। ये सात हमारे पूरे हो गए, हमने अरेंजमेंट कर ली है। अब एफ ने कौन सी टोपी पहनी है, अच्छा एक लाइन थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया बट नहीं मैं रह गया। जो सात आदमी खड़े हैं ना इसी सीक्वेंस के अंदर खड़े हैं, ये इस सीक्वेंस में ए बी सी डी ई एफ जी इस वाले सीक्वेंस के अंदर खड़े हैं, ये वाली चीज़ उन्होंने दे ही रखी है। तो मैंने इस वाली चीज़ को नहीं पढ़ा था इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। तो सात बंदे हैं, ए बी सी और डी, फिर डी आ जाएगा, ठीक है। डी के बाद ई आएगा, लेकिन यहाँ हमने लिखा ही हुआ है ई इंडिगो है, तो डी का कौन सा कलर हो गया, जो ये खाली जो मैंने गोला बनाया हो यहाँ पे डी आ जाएगा वोयलेट। ई एफ और जी, और ई और जी के बीच में एफ था, एफ का लाल रंग था, तो पहले ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाता है। मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन इस चीज़ में हो गया कि वे किस ऑर्डर में खड़े खड़े हैं, वो दे नहीं रखे इन्होंने। तो ऐसे आपको ऑर्डर लिख के इसको सोल्व कर लेना है। अब हम 39 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपको एक अल्फ़ाबेटिक सीरीज दे रखी है, कैसी है ये सीरीज, ए फिर ए बी फिर ए बी सी फिर ए बी सी डी। इस वाले सीरीज के अंदर 125वीं जो पोजीशन है उसके अंदर कौन से वाला लेटर आएगा आपसे ये पूछ रखा है। तो ए यानी कि एक अंक, ए बी यानी कि दो अंक, ए बी सी यानी कि तीन अंक। तो हम 125 तक इसको लिखने तो वाले हैं नहीं भाई, बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपके पास पेपर में टाइम 125 अंक तक लिखने का तो वो आप लिख के देख लेना। आसान तरीका क्या है इसका, वो मैं बता देता हूँ। इसमें अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है वो लगेगा। सम क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, एन डिवाइड बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका क्या फर्स्ट टर्म है, एन है नंबर ऑफ टर्म। भाई आप 10वीं सीरीज देख रहे हो, 15वीं सीरीज देख रहे हो, तो हमें क्या कोशिश करनी है, हमें 125 के नज़दीक पहुंचना है। हमें 125 के नज़दीक पहुंचना, जो हमारा सम है वो 125 के पास कब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक, फिर एक दो तीन चार ऐसे अंक है ना भाई, 125 के नज़दीक वाले सीरीज देखेंगे फिर उससे आगे से गिनना शुरू कर देंगे। तो हम ट्रायल के तौर पे पहले 10 ले लेते हैं। तो 10 डिवाइड बाई टू, टू प्लस 10 में से एक गया 9, और डी आपके पास भाई एक एक करके इंक्रीज हो रहा है ना, एक दो तीन, और पहला टर्म भी आपका एक है, तो डी भी एक है ए भी एक है। 10वां टर्म देख रहे हैं, ये 5, 9 और 2 11, 11 पंजे 55। तो 10वां टर्म तो हमारा फेल हो गया। अब हम देख लेते हैं 15वां टर्म, ठीक है। 15 डिवाइड बाई टू, टू प्लस 14, ये 16, ये 8, 15 8 कितना आ गया 120 आ गया। 15वां टर्म हमारा क्या है 120, और हमें क्या बताना 125। हम इसके नज़दीक पहुंच गए ना 125 120 की। अब 120 तक तो हमारी सीरीज अब खत्म हो गई, ठीक है। 15वीं जो सीरीज आई, अब दोबारा लिखना शुरू करो, ए बी सी डी ई। ये आपका 121वां है, ये 122वां है, ये 123वां है, ये 124वां, और ये हमारा क्या आ गया 125वां लेटर आ गया। 125वां लेटर आपका क्या हो गया, ई हो जाएगा 39 का सी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी मैथ के क्वेश्चन को रीजनिंग के क्वेश्चन से मिक्स करके काफ़ी बढ़िया ये क्वेश्चन बूझ रखा 39 नंबर वाला।
40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ए वॉल क्लॉक शो द टाइम एट 3 PM। कोई दीवार घड़ी है 3 बजे शो करती है। वट वुड बी द टाइम आफ्टर द हावर हैंड रोटेट बाई 135 डिग्री फ्रॉम दैट पोजिशन। 3 बजे घड़ी की सुई कैसी होगी आपकी? यहाँ 12 होता है, ठीक है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है और यहाँ 9 होता है। सुबह के 3 बजे हुए हैं, तो टाइम वो घंटे वाली सुई यहाँ पे, मिनट वाली घड़ी ऐसे रहेगी, ऐसे ही रहेगी आपकी सुई। अब जो घंटे वाली हाथ आपका 135 डिग्री घुमा दिया, ये आपका कितना होता है पूरा का पूरा? ये आपका 90 डिग्री होता है, इसका आधा 45 डिग्री, तो 90 प्लस 45। आपकी घड़ी कुछ कुछ भाई जो घंटे वाली सुई है यहाँ पे आ गई। 6 के बाद 7 आता है, 8 आता है, यानी 7 और 8 के बीच में। 7 के बाद क्या होएगा? 7 के बाद क्या आता है? 8 आता है। और इसकी अगर बीच में घड़ी है तो कितने बजे रखें आपके? 7:30 बजे हुए। 40वें का सी हो जाएगा, 40 का सी। इजी क्वेश्चन, बिल्कुल आसानी से कर सकते थे आप। 41 से 45 तक क्या है आपको पैसेज दे रखे है, उसको पढ़ना है और सही आंसर बताना। तो काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है। इंग्लिश में देख लेते हैं, अगर इंग्लिश में दे रखा होगा तो अच्छा। इंग्लिश में दे ही नहीं रखा पैराग्राफ, आपको इंग्लिश के अंदर ही पढ़ना पड़ेगा ये, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को पढ़ना है। ए और बी है, ए एंड बी 3 ईयर ओल्ड सन सी। ए और बी तो भाई पति पत्नी है। सी उनका बेटा है जिसकी उम्र 3 साल है। उसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो गया कुछ महीने पहले। और भाई पेरेंट्स इसको न्यूज़ को प्रोसेस कर रहे हो और फलाना ढिमकाना इसके अंदर लिखा हुआ है। फिर ऑटिज्म के बारे में बता दिया। ऑटिज्म इज लाइफ लॉन्ग न्यूरो डेवलपमेंट स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अफेक्ट ए पर्सन कम्युनिकेशन लर्निंग बिहेवियर एंड सोशल। तो ऑटिज्म के बारे में बता दिया, ये बता दिया भाई नेशनल मेडिकल कमीशन ये और वो। तो कुल मिला के लंबा छोटा पैराग्राफ दे रखा है, इसको पढ़ लेना। फिर क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑटिज्म इज बोर्न आउट ऑफ द मैसेज। भाई इस मैसेज को पढ़ के आपको कौन कौन सी स्टेटमेंट पता चलती हैं ऑटिज्म के बारे में? भैया कि मेडिकल प्रॉब्लम होती है ऑटिज्म, उसके अंदर स्टेटमेंट दी हुई है और पढ़ने से हमें क्या क्या पता चलता है। अब हमारे पास आंसर की, हम फटाफट केवल आंसर की को देखेंगे। 42 का आंसर में दिया हुआ है, वो 41 का दिया हुआ है सी। केवल तीसरी स्टेटमेंट हमें पता चलती है। इट कैन बी सिग्निफिकेंटली मैनेज इन ए वे दैट द पेशेंट अचीव हिज और हर फुल पोटेंशियल। ठीक है, मेडिकल साइंस की मदद से आप पेशेंट को मदद कर सकते हो कि वो अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर पाए। 42 को भी पढ़ के कर लेना, 43 को भी कर लेना, 44 को भी कर लेना, 45 को भी आप ऐसे ही कर लेना। पैसेज का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं से आपको लाइन इसके अंदर मैच करती हुई मिल रही है तो ठीक है, वरना आप उसको रॉन्ग मान के चलना। कोई मुश्किल नहीं होता पैसेज का क्वेश्चन, बस टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्या होता है? केवल टाइम कंज्यूमिंग होता है। और हमारा आज पेपर भाई नज़दीक आने वाला है, जो लेक्चरर का है, ट्रेजरी ऑफिसर का है, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी वाला पेपर है, HCS के दूसरे जो पेपर है नज़दीक आने वाले हैं। अगर आप स्पेशल सिविल सर्विस यानी की तैयारी करने लगे, जैसे तहसीलदार वगैरह बनते हो, तो आप उस वाले क्वेश्चन को कर सकते हो। भाई हमारे पेपर में उसका आने की उम्मीद वैसे भी कम है, और आ भी गया तो आप आसानी से उसको कर भी दोगे। 46 को देखते हैं। अरुण रो फ्रॉम ए टू बी अगेंस्ट द करंट इन 8 आवर। अगेंस्ट द करंट, अगर जो अरुण नाम का लड़का नाव चलाता है तो 8 घंटे लगते हैं, और बी से ए के दौरान उसको लगते हैं केवल 2 घंटे। अगर नदी की स्पीड 9 किलोमीटर है तो नाव की स्पीड कितनी होगी? तो नाव की स्पीड हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। बोट की स्पीड हमने बी एज्यूम कर ली, बोट की स्पीड बी एज्यूम कर ली। और स्पेशल डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमने एल मान लिया। जब वो विपरीत दिशा में बहता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी? बोट की स्पीड -9, उसको टाइम कितना लगे? 8 घंटे लगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जो धारा की दिशा में बहता तो स्पीड उसकी कितनी हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। कितने टाइम लगते हैं? तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं एल और बी। एल आपको निकालना नहीं है, आपको केवल बी निकालना है। तो क्या करोगे आप? इसको डिवाइड कर लोगे आपस में। आप इसको क्या करोगे? आपस में डिवाइड कर लोगे। तो डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? b+9 डिवाइड बाई b-9 इज इक्वल टू 8/2। ये आ जाएगा 4। तो b+9 इज इक्वल टू 4b-36। 3b इज इक्वल टू 36 और 9 कितना होता है? 45। ये आ गया 15। बोट की स्पीड कितनी हमारी? 15 मीटर पर सेकंड। 1 मिनट से कम टाइम में सोल्व कर सकते थे। 47 नंबर क्वेश्चन। एक ट्रेन है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, दिल्ली 9 बजे छोड़ती है। दूसरी ट्रेन 35 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, वो 2 बजे निकलती है। तो कितने किलोमीटर बाद वे आपस में मिल जाएंगे? ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली आप इसको भी सोल्व कर सकते हो। जब आपस में मिलेंगे तो डिस्टेंस दोनों का बराबर होगा। डिस्टेंस बराबर होगा तो पहली ट्रेन 25 की स्पीड से चलने लग रही है, और पहली ट्रेन से कितने घंटे पहले चली है? वो 2 बजे चली है, ये 9 बजे चली है। 9 और 3 12, और तो 5 घंटे ज़्यादा पहले चल पड़ी है। ठीक है,
कितने घंटे पहले? 5 घंटे पहले चल पड़ी और चलने ही लग रही है, तो आगे का जो टाइम है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू दूसरी ट्रेन 35 इंटू टी। तो यहाँ से हम टाइम निकालेंगे, 5×7=35, 5×5=25, तो 25 + 5t इज इक्वल टू 70। टाइम आपका कितना आ गया? 25/2, ये आपका टाइम आ गया। और कितने किलोमीटर बाद मिलेंगे ये? इसको आप या तो 35 से गुणा कर दो या फिर 5 जोड़ के 25 से गुणा कर दो। तो कितना हो जाएगा ये? 35×25/2। सोल्व कर लेना, कैलकुलेशन लगेगी, मैं कैलकुलेटर के अंदर इसको सोल्व कर देता हूँ भैया, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं फटाफट सोल्यूशन करना। 437.5 आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को करते हैं। फिर उसी टाइप का इजीली होने वाला क्वेश्चन है भाई, मालगाड़ी है ऐसे ऐसे ट्रैवल करती है, इसको भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। अगले क्वेश्चन को करते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हमने कर ही लिया था भाई, किसी काम को पी करने में 11 दिन लेता है, क्या वो 12 और 22 दिन। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम निकाल के टोटल वर्क डन निकाल लेंगे और फिर इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दोबारा करके मैं भाई बार बार सेम टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा। 50 नंबर क्वेश्चन, कोई टेप है भाई, कोई नल है, वो किसी टैंक को 45 मिनट में भर देता है और दूसरा नल इसको 3 घंटे में खाली कर देता है। दोनों को अगर हम चालू कर देते हैं तो टैंक हमारा कितनी देर में पूरा भर जाएगा? तो कोई भी टैंक है, टैंक की वॉल्यूम हो गई भी, ठीक है, तो ए टैंक उसको कितनी देर में भर देता है? 45 मिनट में। और बी मान लो तो उसको खाली कर देता है तो कितनी देर में? 3 घंटे में, यानी कि 180 मिनट में। दोनों का एलसीएम कितना होगा? दोनों का एलसीएम हो गया 180। तो ए की शक्ति हो गई 4, बी की शक्ति हो गई 1। ठीक है, अब दोनों को एक साथ चला दिया तो शक्ति कितनी हो गई? ये -1 है, ये +4 है, ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला, दोनों की शक्ति हो गई +3। टोटल कितना? 180। टाइम कितना लगेगा? 60 मिनट। ठीक है, और आपने उसको चालू कब किया? 11:30 बजे चालू किया, तो 1 घंटे यानी कि 12:30 बजे वो भर जाएगा। बिल्कुल आसानी से होने वाला क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो एसएससी में और मतलब नॉर्मल एग्जाम में छोटे बच्चों से पूछते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, 36 घंटे के अंदर जो हाथ होते हैं घड़ी के, वो कितनी बार कोइंसाइड करेंगे? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। जीरो टाइम से शुरू कर देते हैं, रात के 12 बजे हैं, मिनट वाला घंटा और मतलब मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई ऐसी है। ठीक है, हमें केवल किसके बारे में बताना है? हमें बताना हाथ वाली सुई, तो मिनट वाली सुई को अभी के लिए हम भूल जाते हैं। ये हमारी घड़ी है कुछ, है ना, घंटे वाली सुई है आपकी घड़ी की। तो कितनी बार? अच्छा, विल दी हैंड्स ऑफ दी, अच्छा दोनों ही लेने पड़ेंगे, सॉरी, आपको इसमें दोनों ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या करने पड़ेंगे? दोनों ही हाथ लेने पड़ेंगे। ऐसे है, जब 1 बजेगा, जब 1 बजेगा तो कैसे हो जाएगा? 1 बजेगा तो मिनट वाली ऐसे और घंटे वाली ऐसे, यानी जीरो टाइम से लेके 1 AM तक आपकी सुई एक बार भी मिली। आप कहोगे सर ये तो एक बार भी नहीं मिली। ठीक है, फिर जब 2 बजेंगे तब कैसे होगा? 2 बजने पे ऐसे। ठीक है, और इस दौरान ये एक बार आपस में, जब ये आपस में क्रॉस करेगी, जब 2 बज के 5 या 6 मिनट होंगे तभी एक बार ये क्रॉस करेगी। यानी 36 घंटे में कितनी बार क्रॉस करने लग रही है ये आपको? 36 घंटे में कितनी बार क्रॉस करेगी? शुरू के जो 24 घंटे हैं, शुरू के 24 घंटे में एक कम, यानी कि 23 बार क्रॉस करेगी अगले 36 घंटे के अंदर। अच्छा, हर 12 घंटे में एक बार कम क्रॉस कर रही है, 12 घंटे में 11 बार क्रॉस कर रही है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया 1 से 2 के बीच में जो ये होने लग रहा है, यानी जब दोबारा दिन के 12 बजेंगे तब वापस ये ऐसी पोजीशन आ जाएगी, यानी कि 12 घंटे के दौरान केवल 11 बार क्रॉस करी। तो 36 के दौरान 11 × 3 केवल 33 बार आपस में क्रॉस करेगी। 51 का बी ऑप्शन। इसमें बस आपको लॉजिक यहीं लगाना था भाई, 12 घंटे के अंदर फुल साइकिल पूरी हो जाती है, और जब 1 बजता है, जब 1 बजता है उसके दौरान ये एक बार भी क्रॉस नहीं करती, और जब ये 2 बजेगी तब एक बार ये क्रॉस करेगी 1 बज के 5 मिनट के आसपास। ठीक है, बस इसमें ट्रिक यही थी। और 3 बार भाई घड़ी घूमेगी तो 11×3 = 33। अब हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 52 से लेके 55 नंबर जो क्वेश्चन है, आपकी जो अरेंजमेंट दी हुई है उसके ऊपर बेस है। पर 11 बच्चे दिए हुए, बहुत काफ़ी बड़ी अरेंजमेंट बनने वाली, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन एक बारी में 4 क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। जो लेक्चरर वाला क्वेश्चन है एई का है, AEE का, उसमें ये वाला क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि भाई उसमें तो सिंगल सिंगल क्वेश्चन आएंगे, एक ही पैराग्राफ से 4 4 क्वेश्चन दे देगा तो उसको 100 क्वेश्चन पूरे करने मुश्किल हो जाएंगे।
लेकिन HCS के अंदर आपके ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, 11 बच्चे हैं और टीचर की तरफ मुँह करके बैठे हैं। तो एक एक करके हम देख लेते हैं किस तरीके से भाई उनकी अरेंजमेंट बनेगी। पहली स्टेटमेंट है, जोली जो कि सलमान के ठीक बाई ओर है। जोली जो है सलमान के बाई ओर है, सलमान के ठीक बाई ओर है, और केतन के दाएं से दूसरी दूसरी ओर है। ठीक है, जोली केतन के दाएं से, केतन के दाएं से दूसरी ओर है जोली हमारा। ठीक है, ये हमारी पहली स्टेटमेंट बन गई। दूसरी है, रवि आबिद के दाएं से दूसरा है जो कि एक छोर पर है। रवि आबिद के दाएं से, आबिद के दाएं से दूसरे पे है, और आबिद हमारा क्या है, आबिद हमारा एक छोर पे है। तो ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट बन गई। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, जोए रवि और विपुल के ठीक बगल में है। जोए जो है रवि और विपुल के बगल में है, ठीक बगल में, तो जोए इनके बीच में हो गया। जोए जो है रवि और विपुल के बीच में है, और धारा के बाएं से तीसरी ओर है। जो धारा है इसके बाएं से पहला, दूसरा विपुल और तीसरा हमारा जोए हो गया। ठीक है, धारा के बाएं से तीसरी ओर है। फिर दे रखा है कितने बच्चे हो गए, 1 2 3 4 5, 5 बच्चे तो सीधे इधर ही हो गए, जो रवि जोए विपुल और धारा। ठीक है, हरलिन जोली के ठीक बाई है। जो हरलिन है जोली के बाई ओर है, जोली के ठीक बाई ओर है हरलिन, और निकिता के दाएं से, निकिता के दाएं से तीसरा है। निकिता का दायां यानी कि राइट हैंड, निकिता के दाएं से पहले दूसरी तीसरी कौन हो गई, हरलीन हो गई। हरलीन जोली के ठीक बाएं है, हरलीन जोली के ठीक बाएं है, और निकिता के दाएं से, निकिता के दाएं से, अच्छा एक और ठीक तीसरे नंबर पे, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे निकिता के बाएं से। ठीक है, अब ये चार आपके पॉइंट बन गए। अब आपको ये बताना है कि इस रो के मिडल में कौन बैठा हुआ है। ठीक है, इस रो के मिडल में कौन बैठा हुआ है। अब आपको इसके अंदर मैच करना पड़ेगा। देखो इसमें जोली लिखी हुई है, और पहली स्टेटमेंट में भी आपकी जोली आई थी, जो जोली सलमान के ठीक दाएं ओर है। ठीक है, ये जोली हो गई, जोली के इधर हरलिन है, हरलिन के इधर केतन है। तो 5वें नंबर वाली जो मैंने लिखी है उसी को पकड़ते हुए चलते हैं। ठीक है, 5वें नंबर पे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा फिर कोई और बैठा है, फिर कोई और बैठा है, फिर आपकी हरलिन है, फिर आपकी जोली है। ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट में क्या है, जोली के ठीक बाद सलमान है, जोली के ठीक बाद सलमान है, और जोली के इधर कोई बैठा है वो हमें पता चल गया एच है, और जोली के इधर कौन था, केतन था। यहाँ केतन तक हमारा बन गया। ठीक है, एक यानी ये वाली लाइन तो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है, ये वाली लाइन हमने ट्रांसफ़र कर दी, के सर्कल जोली और एस। अब ये रवि जोए विपुल और दारा, इसमें कोई मैच करने लग रहा है ये वाला बच्चा। 1 2 3 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा। इसमें रवि भी नहीं है, जोई भी नहीं है, विपुल भी नहीं है, ब्रैकेट में कुछ था, और दारा भी नहीं है। चलो इसको फिर हम छोड़ देते हैं। इसको देखते हैं फिर, AOR। तो इसको ऐसे कर लो, यहाँ आबिद था, फिर यहाँ कोई और बैठा है, और फिर यहाँ कौन है, केतन है। ठीक है, यहाँ कौन है, AOR। अच्छा आर है ये, AOR, आर यानी कि रवि, AOR हो गया। ठीक है, 3 बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। और यहाँ कितने हैं, 1 2 3 5 बच्चे यहाँ हैं। तो इनकी पोजीशन कैसे बनेगी, रवि जोय और विपुल। रवि, ये हमारा रवि था ना, AOR। रवि आबिद के दाएं से दूसरा है, रवि आबिद के दाएं से दूसरा है, जो कि एक छोर पे है। और रवि, फिर कौन था, रवि के बाद फिर जोय था, फिर विपुल था, फिर कौन था, विपुल के बाद कोई बैठा था, और फिर कौन थी, दारा थी। ठीक है, कितने बच्चे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कहाँ भी हमें तो सर्कल आपस में मैच करवाने पड़ेंगे। इनको यहाँ उठा के रख देते हैं, फिर सर्कल। अच्छा, ठीक है, 2 लाइन बन गई आपकी, एक लाइन ये बन गई आपकी, एक लाइन ये बन गई। ठीक है,
दो लाइन बनी ना आपकी, और आबिद हमें पता है एक कोने में है, तो इन दोनों को हमें आपस में जोड़ देना है। ए, फिर कोई बैठा है हमें नहीं पता, फिर रवि है, फिर ये रवि के इधर कौन है, ये ए ओ आर, अच्छा ये रवि हो गया, रवि के बाद फिर ये जोली हो गया, जोली के बाद बी वाला बच्चा, फिर सर्कल, फिर डी हो गया। ठीक है, अब एन को उठा के यहाँ सर्कल की जगह रख दो, और ये वाले सर्कल की जगह ये वाला डी आ गया, लाइन हमारी बन गई ना। फिर के, फिर एच, फिर जोली और फिर एस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चे थे। बड़ी मुश्किल से भाई मेहनत करके हमने सारी बच्चे सेट आपस में कर दिए हैं। इस वाले सॉल्यूशन को आपकी तरह मैं भी पहली बार ही करने लग रहा हूँ, बस मेरे पास आंसर की है, और कैलकुलेटर मैंने अभी खोला हुआ ताकि आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो और जल्दी से जल्दी हम इस वाले सॉल्यूशन को कर सकें। तो बीच में कौन बैठा है, तो 11 के बीच में कौन सा नंबर आ जाएगा, जो छठे पे बैठी है या बैठा है, 1 2 3 4 5 6, ये निकिता, बी नंबर। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट एंड पे कौन बैठा है, तो लेफ्ट वाले एंड पे आबिद बैठा है, 53 का ये हो जाएगा। सारे सोल्व हो गए क्या, तीन ही स्टेटमेंट थे कि 52 52 53। अच्छा हाँ, फिर 54 वाला भी इसी के ऊपर है। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है, जोली और धारा के बीच में तीन बच्चे बैठे हैं। जोली कौन सी है इसमें, जोली और दारा, या ये और ये, तो दोनों में से कोई सी भी ठीक नहीं है। तो यहाँ भी दो बच्चे बैठे हैं, यहाँ भी दो बच्चे बैठे हैं, तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी गलत हो गई। दूसरी देखते हैं, दारा और केतन नेबरर्स हैं और अर्लिन के राइट में बैठे हैं। दारा और केतन नेबरर्स हैं और अर्लिन के लेफ्ट में बैठे हैं, लेकिन उसने क्या रखा है, राइट में बैठे हैं, तो राइट में नहीं बैठे ये, तो भाई लेफ्ट में बैठे हैं। विपुल इज सीटिंग बिटवीन जोय एंड निकिता, जोय और निकिता के बीच में ये बी वाला बच्चा है। ठीक है, जोय और निकिता के बीच में ये बी वाला बच्चा है, जोय और निकिता के बीच में विपुल बैठा, तो सी स्टेटमेंट हमारी सही हो गई। तो एक बार तो इसमें अरेंजमेंट बनाने की देरी थी, फिर तो हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। 55 को भी कर लेना, 56 को देख लेते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है। डिजीज इज टू डेथ, भाई बीमारी होगी तो मृत्यु हो सकती है, और झगड़ा होगा तो क्या होगा, झगड़े से अशांति फैलेगी, तो 56 का हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, झगड़े से अशांति फैलेगी। 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये भी देखो, 57 से लेकर 61, जैसे हमने ऊपर अरेंजमेंट करी है ना, ये इसी टाइप के अरेंजमेंट का क्वेश्चन था ये। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपका 57 से 61 नंबर है। अब इसमें भी काफ़ी भाई 4 फैमिली हैं, उसमें हम भी बच्चे बच्चे दे रखे हैं, तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। आपको पूरा डायग्राम वगैरह बनाना था तब इसको सोल्व कर लेना, टाइम बचाने के लिए हम इसको सोल्व नहीं करने लग रहे। 62 से 64, ये भी फिर भाई फिर उसका अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें संबंध वाला जोड़ दिया कि भाई जॉइंट फैमिली है, 7 पर्सन है, आर हाउस वाइफ, हस्बैंड लोअर है, एन इसकी वाइफ है, तो बताओ भाई वो उससे कैसे संबंध है, वो उससे कैसे, मतलब रीजनिंग का काफ़ी शानदार क्वेश्चन। 65 से 69, अब ये आपका मैप वाला क्वेश्चन है, तो मैप वाले क्वेश्चन में तो सिंपल आपको क्या कर लेना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ये बना लेना, और जैसे जैसे ये कहीं स्ट्रेट है 1 किलोमीटर ईस्ट है, वो इसकी इतने वेस्ट है, तो वैसे करते हुए चलना, इजीली आप इसको भी सोल्व कर देते। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। भाई इनमें से कौन सा युग्म अन्य युग्मों से भिन्न है, भाई कौन सा डिफरेंट है। ठीक है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया 70 नंबर क्वेश्चन। तो 13 और 91 दिया हुआ है, 19 131 दिया हुआ है, 17 119 दिया हुआ है, 23 161 दिया हुआ है। तो 13 के टेबल में 91 आता है, तो 13 से 7 जा कितना होता है, 91 होता है, तो बिल्कुल सही है। 17 7 जा कितना होता है, 749, 7 और 4 11 119, ये भी बिल्कुल सही है। तो 23 से 7 जा कितना होता है, 7 21, 7 दूनी 14 और 16 161, ये भी सही है। और 19 से 7 जा कितना होता है, 9 7 63, 7 एकम 7 और 6 13, ये 131 लिखा हो, तो सी वाला अलग है, बाकी सारे भाई 7 के मल्टीप्लीकेशन में दिए हुए हैं, तो ईजिली आप इसको सोल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, अब ये बताना अगला पद ज्ञात करना क्या होगा। इसमें आपका कितना ऐड हुआ, 25 से 30 में गए तो 0.05 ऐड हुआ, 30 से 40 में गए 0.10 ऐड हुआ, 40 से 55 में गए 0.15 ऐड हुआ, फिर 0.20 ऐड होगा, फिर 0.25 ऐड होगा। इसमें 25 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इजीली सोल्व कर सकते थे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन, यानी कि जितने हमने क्वेश्चन करे ना, एक तो जो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन थे, कौन से अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, दूसरे जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन आपके लेंदी होंगे लेकिन आसान रहेंगे। जो सिंपल वो प्रॉफिट वाले, कॉस्ट प्राइस वाले, ये भी आपके लेंदी रहेंगे, आसान रहेंगे। और अरेंजमेंट वाले भी आपको दिखा दिए मैंने, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, आपके होने वाले क्वेश्चन थे। 72 नंबर क्वेश्चन में बताना भाई, ये सीरीज चलने लग रही है, कौन सी इसको पूरा करने लग रही है। एक एक लाइन जुड़ती जा रही है, ये ऐसे था, फिर आपने यहाँ इसको उल्टा कर दिया और नीचे एक और लाइन जोड़ दी। अगली बार क्या करा, डायरेक्शन दोनों की रिवर्स कर दी, ऊपर वाले में एक और लाइन जोड़ दी, फिर नीचे वाले में एक और लाइन जोड़ दी, फिर ऊपर वाले में लाइन जोड़ी। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले में एक और लाइन जोड़ेंगे, टोटल 6 लाइन हो जाएंगी आपकी। और डायरेक्शन हमको क्या करनी है, रिवर्स करनी है। तो इसमें ये वाली लाइन ऐसे है, तो हमारे वाले में पहली लाइन ऐसे बनेगी, पहली लाइन ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और नीचे वाली लाइन ये इधर है तो ये वाली इधर बन जाएगी। ठीक है, तो कौन सा वाला है ऐसा हमारा बिल्कुल जो एग्जैक्ट मैच करने लग रहा है, इसमें ये वाली लाइन इधर है, ठीक है, और ये वाली लाइन इधर है ऐसे, तो बी वाला हमारा मैच करने लग रहा है, 72 का बी। 73 को देखते हैं, अगर आप उसको मार्केट बोलते हैं, मार्केट को बैंक बोलते हैं, बैंक को हॉस्पिटल और हॉस्पिटल को पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, तो शॉपिंग करने हम कहाँ जाते हैं, शॉपिंग करने मार्केट में जाते हैं, और मार्केट को हम क्या बोलते हैं, बैंक, तो हम कहाँ जाएंगे, बैंक के अंदर जाएंगे। 73 का बी बिल्कुल ईजी। 74 भाई, कोड लैंग्वेज का है, टेबल को ऐसे बोलते हैं, तो इसके अंदर वही प्लस माइनस वाला फॉर्मूला होगा, तो वो आपको पता होना चाहिए भाई। ए को 1 बोलते हैं, बी को 2 बोलते हैं, एफ को 6 बोलते हैं, एच को 8 बोलते हैं, एल को 12 बोलते हैं, एस को 19 बोलते हैं, यू को 21 बोलते हैं, पी को 16 बोलते हैं, एन को 14 बोलेंगे, ठीक है, ओ को 15 बोलेंगे, जे के को 10 और 11 बोलेंगे। तो ये आपको पता होने चाहिए, आप इजीली इन वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। 75 नंबर क्वेश्चन फिर ब्लड रिलेशन के ऊपर, ये हमने कर रखा है। 76 भी ब्लड ब्लड रिलेशन का तो है, लेकिन इसमें फॉर्मूला दिया हुआ भाई, क्या मल्टीप्लाई का मतलब है फादर, माइनस का मतलब है सिस्टर, इजीली आप इसको कर लोगे। 77 फिर ब्लड रिलेशन का। 78, चलो 78 को देख लेते हैं। एक एग्जामिनेशन के अंदर स्टूडेंट स्कोर 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, अगर सही करेगा तो 4 नंबर मिलेंगे उसको, और खराब करेगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्वेश्चन उसने सही करे, वाई क्वेश्चन गलत करे, स्कोर क्या बन गया, 4x-y। उसने 70 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया और उसके कितने नंबर आए, 135 आए। यानी टोटल क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करे उसने, 70 करे। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, कुछ भी नहीं जाता सोल्व करने में, दोनों को ऐड कर दो। 5x आपका कितना हो गया, 7 और 3 10, 205, ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 41। सही उसने 41 किए, और गलत उसने कितने किए, अच्छा कितने हुए, ये अटैम्प्ट रोंग, तो 70 में से 41 गया तो कितना गया, 29 आ गया आपका। तो 78 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इतने आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा। 79 नंबर क्वेश्चन भाई, 1292 पर्सन है, कैप्टन और सोल्जर हैं, तो सी प्लस एस कितने हैं, 1292, और इतने सोल्जर पे इतना कैप्टन, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन करा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। अगला क्वेश्चन, इक्वेशन दे रखी है a+1/a² + 1 1/5 की इक्वल है, तो ए की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, तो ये भी बिल्कुल आसान, वैल्यू पुट कर करके देख लेना कौन सोल्व करेगा। ठीक है, पहली वैल्यू को पुट कर देते हैं 80 के अंदर 5, तो 5+1 डिवाइड बाई 25 माइनस ये कितना हो गया, 6/24, 1/4, जी नहीं हमें तो 1/5 चाहिए। 6 रख के देखो, 6 + 1 7, 6 का स्क्वायर कितना, 36 में से 1 गया 35, 7×5 = 35, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो पुट कर करके देख लो। 81 नंबर क्वेश्चन, आपको अलग बताना है इस वाले पेयर में से अलग कौन सा है, तो पेयर एप्पल, गवावा और ऑरेंज। तो भाई जो नाशपाती होती है, सेब होती है, गवावा होती है, एक जैसी होती है। ठीक है, सीधा आप उसको हाथ में पकड़ते हो और खा लेते हो, सेब को हाथ में पकड़ के खाते हो ना सीधा, लेकिन संतरा क्या, संतरे को छील के खाते हो, तो संतरा हमारा अलग हो गया है, चारों का चारों फ्रूट। अगला क्वेश्चन, मिरर इमेज बतानी है, तो मिरर इमेज बताने वाला भाई बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये ऐसे 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 हो जाएगा, ऐसे किस में है, बी के अंदर भी है, डी के अंदर, 3 कैसे हो जाएगा, 3 आपका कुछ ऐसे हो जाएगा, 3 इसमें बी वाले में ऐसे दिया हुआ, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मिरर इमेज बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हो। 83 भाई, आपको ये बताना है कौन सा इसको रिप्लेस कर देगा, पहले इसमें नीचे है, फिर इधर हो जाता है, फिर ऊपर हो जाता है, फिर किधर है, इस वाले डायरेक्शन में हो जाएगा। ऐसी डायरेक्शन कौन सी है, ये है और ये है। अब बिंदी को देखो, बिंदी
बिंदी कहाँ रहेगी भाई, जिस तरफ हमारा तीर रहेगा उसी तरफ हमारी बिंदी रहेगी। अच्छा, इसमें भी इसी तरफ है, इसमें भी इसी तरफ है। जब नीचे की तरफ मुंह है तो जहाँ पे मतलब कोण का निशान नहीं है उससे दूर है, ये कोण के निशान के पास है, ये कोण के निशान से दूर है। अब कोण के निशान के पास तो बी के अंदर कोण के निशान के पास है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 83 का बी। फिर मिरर इमेज बतानी है, इजीली कर सकते हो। ओड वन आउट बताना है 85 के अंदर, भाई ओड वन आउट कौन सा होगा। 36 क्या है 6 का स्क्वायर, 21 क्या है 11 का स्क्वायर, 49 क्या है 7 का स्क्वायर, 1000 क्या है, इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। 1000 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10√10, यानी कि इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, बाकियों का हमने स्क्वायर रूट आसानी से कर दिया। अगला क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन। इस वाले फिगर के अंदर आपको पी से क्यू की तरफ जाना है, ठीक है। गोइंग फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू की तरफ जाएंगे हम। एंड टेकिंग लिस्ट लेंथ ऑफ द पाथ इन हाउ मैनी वे वन कैन रीच, कम से कम डिस्टेंस लेते हुए चलना है, ठीक है। सिर्फ रेखाओं पर कम से कम दूरी से चलते हुए पी से क्यू तक पहुंचना है। तो कितने तरीकों में आप पहुंच सकते हो, 86 के अंदर आपको ये पूछा गया है। तो चलना शुरू करो भाई, आप कैसे पहुंच सकते हो, इधर 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 और इधर, यानी कि 4 लाइन तो आपको चलनी ही चलनी पड़ेंगी, ठीक है। तो एक रास्ता हमारा ये हो गया, एक रास्ता आप सिंपल ये चले जाओ, 2 रास्ता, 3 रास्ता आपका ये हो गया, ठीक है। कितने हो गए 3 हो गए, चौथा फिर इधर 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 और इधर, ठीक है। चौथा ये हो गया आपका, पांचवा ये हो गया, और कौन सा रह गया हमारे पास अभी, तो इसको दोबारा बना लेते हैं, इसको इरेज करके नए सिरे से करते हैं, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आए। सबसे छोटा रास्ता आपको ये तो पता चल गया भाई, 4 लाइनों का है, ठीक है। ये आपको पता चल गया, सबसे छोटा रास्ता आपका 4 लाइनों का है। तो एक रास्ता ये, दूसरा रास्ता ये, 2 रास्ते, ठीक है। तीसरा, ठीक है। चौथा, ठीक है। 4 रास्ते हो गए आपके। अब और नए रास्ते कौन से बनाएं इसके अंदर, अब हम फिर आप ऐसे ऐसे, अच्छा ऐसे और ऐसे, ठीक है। एक रास्ता ये होगा, ये आपका 5वां रास्ता हो गया। और कौन सा रास्ता हो सकता है, फिर आप ऐसे और पूरा ऐसे ऐसे, ये आपका छठा रास्ता हो गया, ठीक है। टोटल आप इसमें 6 रास्तों से जा सकते हो, 86 का सी, ठीक है। और छोटा रास्ता 4 लाइन आपको कवर करनी पड़ेंगी, 86 का सी ऑप्शन। इस वाले क्वेश्चन को आप कर सकते थे, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको पूरा सोचना पड़ेगा भाई कौन कौन से रास्ते से आप जा सकते हो, कोई रास्ता नहीं छोड़ना। 87 नंबर क्वेश्चन। एक आदमी योगा करने लग रहा है, उसका सिर नीचे है, टांगे ऊपर है, ठीक है। तो ऐसे कोई आपका आदमी है, आप इसको इमेजिन कर लो, सिर नीचे है और पैर ऊपर है। फेस उसका साउथ की तरफ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, साउथ की तरफ देखने लग रहा है। तो राइट हैंड उसका किस तरफ होगा, तो राइट हैंड भाई, जैसे ये कोई बंदा है दक्षिण की तरफ देखने लग रहा है, तो राइट हैंड उसका वेस्ट की तरफ हो जाएगा, फेस उसका साउथ की तरफ है, ठीक है। इसको चलो इमेजिन करके देखो आप, ठीक है, रियल पोजीशन में। अगर हम खड़े हुए हैं नॉर्थ की तरफ, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है भाई, बंदा ऐसे खड़ा रहता है, नॉर्थ की तरफ चेहरा करेगा, तो राइट हैंड उसका ईस्ट की तरफ रहेगा। अब इसी को आपने पलट दिया, गोल घुमा दो आप इसको, ठीक है। इसी बंदे को आप गोल घुमा दो, ऐसे रोटेट कर दो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, तो हाथ तो इसका इसी तरफ रहेगा, तो ईस्ट, 87 का सी। तो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था ये, 87 वाले क्वेश्चन को आप याद रख लेना, मैं भी इसके अंदर अभी कन्फ्यूज हो गया था। तो 87 का सी ऑप्शन, ठीक है। नॉर्मली इमेजिन करो एक बंदा है और उसको ऐसे गोल घुमा दो इस वाली लाइन के अबाउट, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस में, तो राइट हैंड तो उसका इधर ही रहेगा, बस इसका सिर नीचे हो जाएगा, और क्या होना है इसका। और अभी ये नॉर्थ की तरफ देख रहा था, आप इसको ऐसे घुमाओगे तो अब इसका मुंह साउथ की तरफ हो जाएगा। तो 87 का सी, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था। 88 नंबर क्वेश्चन। आदित्य 50 मीटर में वेस्ट जाता है, फिर राइट मुड़ता है, ऐसे ऐसे करता है, तो नॉर्मली आप कर दो कि इसको, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 89 नंबर क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 13+5 अगर 6 के बराबर है, 13+5 अगर 6 के बराबर है, 34+8 अगर आपका 14 के बराबर है, तो 8+7 ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो भाई रीजनिंग का क्वेश्चन है, 13 और 5 कितना होता है 18, और 18 को हम 6 बोलने लग रहे हैं,
और 34 और 8 कितना होता है, 8 और 4 12, 3 और 1 4 42 को हम 14 बोल रहे हैं, यानी 42 डिवाइड बाई 3 14, 18 डिवाइड बाई 3 16, तो 8 और 7 15, 15 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 89 का सी ऑप्शन। तो रीजनिंग तो आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, इजीली सोल्व कर सकते हो। अच्छा, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन मैंने इसके अंदर आपको सोल्व करके नहीं बताया। शुरू में एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको क्या दिया था, आप सोल्व कर लेना। यहाँ मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, J-D = 6, U-K = 10, T-E अच्छा T-E बताना है। अच्छा, तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है भाई, सॉरी। जे का क्या मतलब होता है, जे होता है 10, डी होता है 4, 10 में 4 गया 6, तो सिंपल लेटर के हिसाब से टी क्या होता है, टी होता है 20, ई होता है 5 डिवाइड बाय 5, 15/5, ये हो गया आपका 3, 90 का ए। अगला क्वेश्चन, फिर ये रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई। 4 आदमी घर को पेंट कर रहे हैं, मोहन और किशन फ्रंट से और बैक साइड से, नपित और राज लेफ्ट और राइट साइड से, तो इजीली आप इसको कर सकते हो, इसको छोड़ो, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें बताना कौन सी फिगर इसके अंदर फिट होकर कंप्लीट स्क्वायर बना देगी। ठीक है, तो इसको रोटेट करके देख लो और कौन सी इसके अंदर फिट हो जाएगी वो आप इसके अंदर बता सकते हो। तो देखने से पता चलने लग रहा है 92 का डी। 93 का, भाई उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए प्रश्न आकृति के विशिष्ट घटक मिलते हों, यानी कि सारे के सारे जो इसमें शेप हैं वो मिलने चाहिए। तो इसमें कटोरा है, लेकिन ये हथौड़े टाइप का नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसमें भी हथौड़ा नहीं है, ये भी गलत। इसमें चलो हथौड़ा है, इसमें भी हथौड़ा है। सर्कल वाला भी है, ये झंडा सा भी दिया हुआ है, ये मैप वाला भी है, ये स्वास्तिक भी बना हुआ है, ये कटोरा भी है। ठीक है, तो 93 का हमारा डी हो जाएगा। 93 का आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन, इस वाली फिगर को फोल्ड करके क्यूब बनानी है, तो एट द रेट के अपोजिट क्या हो जाएगा। तो देखने से पता ही चलने लग रहा है भाई, जब आप इसको फोल्ड करोगे तो कैसी क्या क्यूब बन जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के साथ में होंगे, एट द रेट यहाँ मतलब इस वाले साइड चिपक जाएगा, और ये डॉलर वाला साइड मतलब हैशटैग वाला इधर चिपक जाएगा। तो एट द रेट के पीछे कौन सा हो जाएगा, ये हैशटैग वाला हो जाएगा। ठीक है, 94 का सी, मतलब देखने से पता चलने लग रहा है जब आप इसको फोल्ड करोगे, डॉलर और ये इक्वल टू। ठीक है, ये तो साथ में हो गए। एक बार आपने फोल्ड कर दिया तो एट द रेट इसके इधर आ जाएगा और ये वाला इसके इधर आ जाएगा, तो आमने सामने यही दोनों है। 95 नंबर क्वेश्चन, 95 से 97 सेम सेम से क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलो अब हम आखिरी के अंदर आई गई हैं, तो एक रीजनिंग का क्वेश्चन मैं आपको और सोल्व करके दिखा देता हूँ। आलोक और पार्थ हैं, उनको चाय और मिल्क अच्छी लगती है। ठीक है, आलोक है और पार्थ है, इनको चाय और मिल्क अच्छी लगती है। आदित्य दीपक को कॉफी और शेक पसंद आता है, विजय और पार्थ को जूस और मिल्क पसंद आता है। आदित्य को कॉफी मिल्क और शेक पसंद आता है, दीपक को चाय कॉफी और जूस पसंद आता है। तो इनमें से किसको मिल्क नहीं पसंद आता। तो क्या क्या आइटम है, चाय है, दूध है, कॉफी है, शेक है और जूस है। 5 आइटम है, ओके। तो और बंदे कितने हैं, आलोक, पार्थ, दीपक, आदित्य, विजय और 5 बंदे हैं। ठीक है, चलो सिंपल कर लिख ही लेते हैं इसको। टी, मिल्क, कॉफ़ी, शेक और क्या रह गया, जूस। 5 आइटम है ना अपने पास। ठीक है, आलोक और पार्थ को चाय भी पसंद है, आलोक और पार्थ को मिल्क भी पसंद है, दीपक और आदित्य को कॉफ़ी और शेक। अ, दीपक और आदित्य दीपक और आदित्य को कॉफ़ी और शेक भी पसंद है। ठीक है, विजय और पार्थ को जूस और मिल्क, विजय और पार्थ को जूस पसंद है, विजय और पार्थ को मिल्क पसंद है। पी तो हमने पहले से इसमें लिखे रखा है। ठीक है, आदित्य लाइक कॉफ़ी मिल्क एंड शेक, आदित्य को कॉफ़ी, ये हमने पहले से लिख रखा है, मिल्क ये भी लिख रखा है, और शेक आदित्य हो गया। चलो ये तो हमने पहले से ही लिख रखा है। दीपक लाइक टी कॉफ़ी एंड जूस, दीपक लाइक दीपक लाइक टी, दीपक यहाँ पहले से लिख रखा है, कॉफ़ी और जूस ठीक है, अब हमें आंसर देना। ठीक है, पांचों हमने लिख लिए, टी मिल्क कॉफ़ी और किसको क्या क्या पसंद है।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट लाइक दी मिल्क, मिल्क इनमें से किसको पसंद नहीं है? तो आलोक, पार्थ और विजय को तो पसंद है, पार्थ को पसंद है, विजय को पसंद है, ठीक है, और आदित्य को भी पसंद है। ये हमने जो मिल्क, अच्छा मिल्क किसको पसंद नहीं है? ये आलोक है, नहीं नहीं ये आदित्य है, और आदित्य कॉफ़ी, दूध और शेक। आदित्य कॉफ़ी, इसमें हमने आदित्य नहीं लिखा, आदित्य और शेख। तो आदित्य को भी पसंद है, दीपक बच गया, दीपक को मिल्क पसंद नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जूस किसको पसंद नहीं है? जूस विजय, पार्थ और दीपक, पार्थ, दीपक और विजय, आदित्य को पसंद नहीं है, ठीक है। तो सिंपल आपको ऐसे लिख लेना है ये एक बारी में, और फिर इसको सोल्व कर लेना इजीली, जैसे मैंने आपको सोल्व करके दिखाया। अगला क्वेश्चन, कौन सा नंबर इनके जैसे सिमिलर है? 3 में 10 जोड़े, इसमें 10 जोड़ दिए, 5 में 10 जोड़े, इसमें 10 जोड़ दिए, 9 में 10 जोड़े, इसमें 10 जोड़ दिए। तो भाई ये वाला लॉजिक तो नहीं लगेगा फिर इसमें, है ना? तो क्या लॉजिक लगेगा फिर इसमें? 3 + 10 13। अच्छा इसमें ये लॉजिक लगेगा फिर, 23 और 3 26, 26/2 13। इसमें क्या है, 25 और 5 30, 30/2 15। तो ए हमारा ठीक हो गया, ठीक है। और किसी को देख लेते हैं, 9 और 9 18, 9 और 9 18 /2, ये भी होने लग रहा है। और इसको देखते हैं फिर, 7 और 5 12/11, वो बटे में 2 11, ये भी होने लग रहा है, ठीक है। के समान है, इसको और देख लेते हैं, 29 + 11 /2, 9 और 1 8, 2 और 1 ये 24, ठीक है। तो ये समान नहीं है, ये क्वेश्चन इसने गलत लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नंबर इज नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर आएगा, ये वाला और ये वाला, ये तीन तो सिमिलर हैं ही, बस डी वाला सिमिलर नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो ये वाला क्वेश्चन इसने गलत लिखा हुआ, नॉट सिमिलर आना था यहाँ पे। 99 को देखते हैं। टीचर हमें पढ़ाता है कि फार्मर क्या करता है, फार्मर हमें फसल देता है। 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। हरियाणा सिविल सर्विस, जो जीएस वाले क्वेश्चन है वे तो हमने ऑलरेडी सारे कवर कर लिए हैं। आज हमने सीसेट के क्वेश्चन कर लिए, 2024 वाला जो पेपर था, ठीक है। पेपर 24 में हुआ, एग्जाम का नाम 2023 था। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। और आज वाला हमने जल्दी करा है, पिछले वाले में हमारा टाइम लग गया था, सिविल सर्विस वाले में, मैथ रीजनिंग वाले आप देख सकते हो हमने काफ़ी जल्दी कर लिए हैं। तो m × n = 14 × 13, g × v क्या होगा? m × n, m कितने पे आता है? 13 पे आता है, n 14 पे आता है, g 7 आता है, v कितने पे आता है? v 22 पे आता है। तो 7 गुणा में, अच्छा सॉरी दोस्तों, m आता है 13 पे, तो 13 इसने इधर लिखा है, n इसने इधर लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 वाला पहले आएगा और 7 वाला बाद में आएगा। तो आपको जल्दबाजी में गलती नहीं करनी, 100 का आपका बी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो हरियाणा सिविल सर्विस सी सेट का जो रीजनिंग और मैथ था, और साथ साथ इसमें कॉम्प्रिहेंसिव वाले क्वेश्चन भी थे, वो हमने कंप्लीट सोल्व कर लिए हैं। अगर आप हरियाणा के किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम और देश के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके अलावा टेलीग्राम के ऊपर आप हमें अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप, जैसे AE सिविल क्लब हरियाणा या हरियाणा एग्जाम अपडेट्स, इनके ऊपर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप नॉन टेक्निकल वाले बच्चे हो तो आप इसको ज्वाइन कर लेना, हरियाणा एग्जाम अपडेट। अगर आप टेक्निकल वाले बच्चे हो तो HSC JEE इलेक्ट्रिकल, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हो, सिविल वाले हो तो इसको, असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी करते हो इसको, लेक्चरर वाले बच्चे हो तो आप इसको मतलब ज्वाइन कर सकते हो। SSC JEE मैकेनिकल की तैयारी करते हो तो आप इसको तैयारी कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। अमित सर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी अच्छी क्लासेज करवाने लग रहे हैं। उन्होंने HPSC के लिए, या भाई जो UPSC एग्ज़ाम है उसके लिए, पॉलिटी और जो आपकी हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री वगैरह, वो कवर करवाई है। तो आप उसको देख सकते हो और उससे बेनिफिट ले सकते हो। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही रखते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हमारी चल गई, कंप्लीट हमने डिटेल सॉल्यूशन देखा और अच्छे से सॉल्यूशन देखा। ऐसे नहीं है कि भाई हमने फटाफट करने के चक्कर में किसी चीज़ को छोड़ दिया हो।
ठीक है, जो ये वाली पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से पढ़ते रहना। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे साथ टेलीग्राम के ऊपर कनेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।